जिया हो बिहार के लाला। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन ऐसे सोच रहा था कि जो वर्ल्ड वॉर 1 था, है ना, हम्म। उस पूरे जो समय काल है उसको हमेशा से कहते हैं कि द लॉस्ट जनरेशन। उस टाइम के जो लोग थे, जैसे है ना मिलेनियल होते हैं, जेंजी हो गए, राइट। तो उसको बोलते हैं द लॉस्ट जनरेशन, क्योंकि उनका पूरा टाइम सिर्फ युद्ध इन सब चीज़ों में ही निकल गया। वैसे ही मुझे लगता है बिहार के लिए जब 90s, जब इंडिया का इकोनॉमी लिबरलाइजेशन हुआ, हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए, उस टाइम पे वो जो वक्त था वो बिहार के लिए एक द लॉस्ट टाइम हो गया। अब माइग्रेशन को लेकर बिहार में अगर तू रियल डेटा देखेगा तो तुझे ऐसा मिलेगा कि एक पूरा का पूरा शहर या एक पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट हर साल बिहार से मूव आउट करता है, अच्छा। है ना, फॉर द सर्च ऑफ बेटर। मोदी जी आते हैं, 5 किलो चावल देते हैं, आप सब उनको वोट देते हैं, हाँ। है ना। फैक्चुअली वो इतना करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, अच्छा। क्योंकि मोदी जी सिर्फ 5 किलो चावल नहीं दे रहे हैं, मोदी जी आपको 65% का अनुदान भी दे रहे हैं। बिहार को सेंटर से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है, सबसे ज्यादा 65%। अब ऑब्वियसली बीजेपी हमेशा से बिहार में चाहती है कि उनका खुद का सीएम है। जब उनकी सरकार बन गई तो 75 या 78 सीट्स बीजेपी को आई थी कुछ। मेजॉरिटी सीट्स तो उनके ही हाँ, हैं। मेजॉरिटी वो तो चाहेंगे ना कि हमारा ही सीएम हो, किसी और का सीएम हम क्यों बर्दाश्त करें। और एक तरह से एक फीलिंग ये बनी कि नीतीश कुमार हारे वो चुनाव, अच्छा। क्योंकि हाँ वो ड्रॉप हुए ना, सिग्निफिकेंट गिर गए उनकी सीटें। ये दिवाली बीजेपी और जेडीयू साथ मिला लें, मना लें, होली हम मनाएंगे। अरे बीजेपी वाला साहब, अरे मर जाएंगे नहीं जाएंगे, अरे हम तो हैं ही, अब इसके बाद इनको ही चलाना है ना। और तेजस्वी बोल रहे भाई कब जाओगे, मेरा नंबर कब आएगा। एक्चुअली उन्होंने ही शुरू किया ये सब, कि सबको जोड़ो, बीजेपी के अगेंस्ट करो, एक स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कोलेशन बनाओ। ये सारे इनपुट्स उनके थे। पटना में शायद उन्होंने रैली भी करवाई थी, सबको मिलाया, तो ये सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए, क्योंकि ऑब्वियस यार बंदे के पास पॉलिटिकल एक्यूमेंट है, राइट। वो इतने सालों से एक राज्य को चला रहा है, ही नोज कि कैसे हम मेरे को अपनी लेगेसी को आगे लेके जाना है। वो कौन सा मूवी सीरीज है, मिर्जापुर, हाँ। जिसमें वो बोलते हैं कि बहुत खराब लगता है कि जब आप काबिल हो और आपको आपका हक ना मिले। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी को भी वैसा ही फील हो गया, क्योंकि उनको लगा कि ऑपोजिशन में सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान तो मैं हूँ मोदी जी को टक्कर देने के लिए। बिहार का इलेक्शन है ना, हमेशा एक टर्म है SIR। अच्छा। अगर तू उससे बोलेगा तो सर। SIR बेसिकली क्या है, S मतलब समाजवाद, अच्छा, I मतलब आइडेंटिटी, R मतलब रोटी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, तो ऐसे समझ। तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी क्या एक लिस्ट दे सकती है बिहार की जनता को कि इतने सालों में बिहार के 10,000 यादव या 5,000 यादव जो परिवार है वो गरीबी से ऊपर उठ गए, और वो आज उनकी इनकम ये है, वो इकोनॉमिकली इस ब्रैकेट में बिलोंग करते हैं, दे सकते हैं क्या? राइट। बेसिकली अगर आज तेरे को बिहार में चुनाव लड़ना है, तुझे कंप्यूटर खोलना है अपना, एक्सेल स्प्रेडशीट निकालनी है, उसमें हर जाति के आगे उसका नंबर दे देना है, तेरा चुनाव हो गया कैंपेन वहीं पे। जैसे ही हम मुख्यमंत्री बने, 10 लाख नौकरी पे साइन करके दे दे। अरे तुम लोग को याद है ना, जब हमारे पिताजी की सरकार थी तो हम क्या करते थे, बाबू साहब लोगों के छाती पे पैर रख के साइन करते थे। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं तुझे बताऊं, अगर जंगल राज, आई थिंक 99 या 2000 में मेरे पापा का पोस्टिंग हुआ था। अरुणाचल प्रदेश से हम जा रहे थे पंजाब। ओके। तो हमें जाना था घर। मैं उतरा, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है मोतीहारी, आई थिंक 6 या 7 बजे का टाइम होगा जब हमारी ट्रेन से हम उतरे मोतीहारी में। मोतीहारी में मेरा जो अपना घर था वो हार्डली 25-30 मिनट का ही रास्ता होगा रेलवे स्टेशन से। ओके। एंड यू वोंट बिलीव, हम पूरा परिवार, मतलब मैं, मेरे पिताजी, मेरी 2 बहनें, सामान लेकर, बहुत सारा सामान लेकर पूरी रात हमने रेलवे स्टेशन पे गुजारी। ओह। हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम बाहर जाएं, एक गाड़ी करें और अपने घर जाएं। गाय का चारा से लेकर पता नहीं क्या क्या सब खा गए ये लोग। ये हाल रहा है बिहार का, ये इतिहास रहा है हमारा पॉलिटिक्स का। तो 2025 का बिहार का जो इलेक्शन है उसमें बिहार के जनता के लिए अभी तक तो 2 मेजर ऑप्शंस हैं। एक तो है एनडीए, दूसरा है महागठबंधन। करेक्ट। बट अभी तीसरा ऑप्शन भी आ रहा है जो कि है प्रशांत किशोर की पार्टी, जन स्वराज पार्टी। उसमें एक नारा चला था कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। इस स्लोगन इतना पावरफुल था और इतना लोकलाइज था कि
वो पूरा सब कुछ सफा चट कर गए। वो बीजेपी का जो भी महत्वाकांक्षा थी, को जेल से छुड़ाओ, ढिमका को ये करो, यहाँ से ये डॉक्टर से पैसा लो, ये जो पूरा एक गैंग है ना एक बिहार में, लूट का पूरा सिस्टम है जो आरजेडी के साथ चलता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। उनको लगता है बस आ गया, टाइम आ गया, पैसे कमाने का टाइम आ गया। अच्छा तू बिहार में देख, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, ये तीनों ऐसे ऐसे लोग हैं या पार्टियां हैं जो अपने दम पे 70-80 सीटें जीत सकता है। एक कोई नेता थे, उन्होंने बहुत ही फनी वे में कहा था कि प्रशांत किशोर जो है सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नेता बन सकता है। वो बहुत ही पर्सनल रिमार्क्स करते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, हम वादा करते हैं हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे अगर जेडीयू 25 सीटें से लेके आ गई तो। ये सब बातें आपसे नहीं, आप अलग है ना, आप ये ऐसा इमेज कर रहे हो कि मैं अलग हूँ, तो मैं आपसे ये सब सुनने, तो ये तो कोई भी नेता से सुन लेगा कि वो अरविंद केजरीवाल स्टाइल लगता है मुझे। वो भी यही बोलते हैं, मैं लिख के देता हूँ बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी। कभी भी जब एक इलेक्शन या एक इलेक्टोरल सिस्टम है, उसमें वो 1 नंबर की पार्टी 2 है, 3 1 4 है, तो जब भी शिफ्ट होगा वो 1 से 2 ही होता है या 2 से 1 होगा, वो 1 से सीधा 4 नहीं होगा। बिहार जैसे राज्य में नहीं हो सकता। वो जो वोटर है जो ऐसे उनको देख रहा है, क्या वो ऐसे देख सकता है क्या सीधी आंखों से? तो ये पूरा गेम उनका ये है। भैया आप भी तो तृणमूल के साथ रहे हो, आप भी एंटी हिंदू पार्टी के साथ रहे हो, आप भी डीएमके के साथ रहे हो, जहाँ जो लोग बिहारी जो वहाँ पे कोई ठेला चला रहा है या कोई वड़ा पाव बेच रहा है या फिर कोई पानी पूरी बेच रहा है, उसकी कुटाई कर देते हैं वो लोग। तब आप कहाँ थे? यू डोंट वांट अनदर अरविंद केजरीवाल इन बिहार। वो बिहार के लिए और खतरनाक ही हो जाएगा। अब जनता को यही तय जो जनता करेगी कि कौन सा पार्टी या कौन सा अलायंस जो है सच में एक विजन दे सकता है। जिया हो बिहार के लहला, ये गाना तो आपको पता ही होगा। तो जब भी बिहार का हम बात करते हैं, ऑन टॉप ऑफ माई माइंड यही गाना चलता है, क्योंकि इट्स फ्रॉम वन ऑफ द आइकॉनिक मूवीज गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो मुझे हमेशा ये गाना याद आता है जब भी हम बिहार का बात करते हैं। तो बिहार एक आइकॉनिक स्टेट है जैसे हम सबको पता है, बट एट द सेम टाइम हम उसको एक पिछड़ा राज्य भी बोलते हैं। करेक्ट। तो ये दोनों मतलब दीज टू थिंग्स गो हैंड इन हैंड, ये ऐसा हमेशा चलता आता है। तो चाहे वो बिहार का सामाजिक न्याय हो, चाहे वो बिहार का पॉलिटिकल सिचुएशंस हो, हर एक चीज़ अगर कुछ बिहार में चेंज होता है तो वो मतलब पूरे देश में उसका इम्पैक्ट होता है। करेक्ट, राइट। तो अभी जैसे हमें सबको पता है कि बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2025 में। तो और अभी का उस सरकार जो है वो एनडीए का है, नीतीश कुमार सीएम है अभी। तो मुझे आपसे ये जानना है, क्योंकि बिहार के बारे में मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। तो मेरा बिहार से उतना ज़्यादा ऐसे ताल्लुकात नहीं है। तो मुझे आपसे ये जानना है कि बिहार का जो अभी इलेक्शन होने वाला है ना, तो उसके कौन से मेन इश्यूज़ है या कौन से मेन मुद्दे हैं जिसके ऊपर ये बिहार का इलेक्शन लड़ा जाएगा, अभी का जो 2025 का है वो। और दूसरा चीज़ ये है कि जो असेंबली इलेक्शन हुआ था लास्ट 2020 में, वहाँ से लेके अभी तक बिहार में क्या चेंजेस हुआ है, या फिर जो पॉलिटिकल शिफ्ट जो हम बोलते हैं वो क्या हुआ है? पहले ही तूने बहुत ही भारी भरकम सा सवाल पूछ लिया मुझसे। तो आइकॉनिक स्टेट तूने बताया, सही है, वो आइकॉनिक है क्योंकि पॉलिटिकली बिहार हमेशा एक बहुत ही, वो कहते हैं ना कि एग्रेसिव स्टेट है बहुत ज़्यादा। ऐसा लोग पहले भी कहते थे कि बिहार पॉलिटिकली जो आज सोचता है पूरा देश वही चीज़ें कल जाके सोचता है। तो अगर तू बिहार की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखे, स्पेशली मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेगा, तो स्टूडेंट का एजिटेशन हो, सामाजिक न्याय की व्यवस्था की बात हो, या मंडल को लेकर जो भी आंदोलन हुए हैं, माइग्रेशन इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। हाँ, माइग्रेशन तो वो तो एक सोशल इकोनॉमिकल इशू है। तो ये सारे मुद्दों ने पूरे देश को हमेशा से प्रभावित किया है। जो उनके लीडर्स निकले बिहार के, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, जो एक जैसे आज जो हम अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करते हैं कि वो एक क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी, हाँ, वो एक आंदोलन से निकले। तो उसी तरह से चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये सब एक आंदोलन से निकले हुए लोग थे, स्पेशली जो जेपी का मूवमेंट था। तो जैसे तूने बोला मुद्दे बिहार में
पिछले, जहाँ तक मुझे लास्ट याद है, जो मैंने बहुत क्लोजली इलेक्शन जो टीवी से ही देखा था, डिबेट्स में जो सुना था, तो अगर तू 2015 से देखे 2025, तो मुद्दे मोर और लेस वही सेम रहे, चाहे मुद्दा हो अनएम्प्लॉयमेंट का, माइग्रेशन का, कास्ट बैलेंस का, सोशल जस्टिस का, गवर्नेंस का, पॉवर्टी का। ये मुद्दे तभी भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे इलेक्शंस को, आज भी यही मुद्दे डोमिनेट करेंगे। मतलब सेम मुद्दे चल रहे हैं। हाँ, मुद्दे सेम है, क्योंकि देख कई बार क्या होता है कि चेंज अगर हो ना, पर अगर रेट ऑफ चेंज, उसकी स्पीड बहुत स्लो हो, तो हमें लगता है कुछ नहीं बदला। राइट। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी, एक ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आज जो बिहार के युवा जो वोट देंगे 2025 में, जो 18 साल के हो गए, उन्होंने अगर अपने घर के सामने फ्लाईओवर देखा है और आज वो मेट्रो नहीं दिख रहे हैं, तो उनके लिए कोई चेंज नहीं हुआ है। है ना? हाँ। मतलब उनके लिए इश्यूज अलग है। उसके लिए इश्यूज अलग है उनके लिए, क्योंकि उनको दिख रहा है कि बेसिक नीड्स तो आ गई, अब इसके आगे क्या, उनके एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है। राइट। सिमिलरली कोई 90s या कोई 80s का बंदा होगा जो ही इज़ नाउ वेल इनटू हिज 40s और 50s में है, जो भी, उसके लिए वो कंपेयर करता होगा, यार आज मैं आराम से चल पा रहा हूँ, रात को घूम पा रहा हूँ, है ना, फ्लाईओवर भी मुझे दिख रहे हैं, कैफ़ेज भी दिख रहे हैं। तो उसके लिए अगर मेट्रो उसको नहीं दिख रही, तो उन दोनों का जो सोचने का तरीका होगा, एक युवा जो आज का दे रहा है वोट देने जाएगा, और एक जो कि एक मैच्योर व्यक्ति है जो 30, 35, 40 साल का हो चुका है, तो उन दोनों का नज़रिया एकदम ही अलग रहेगा। राइट। दोनों का परसेप्शन टुवर्ड्स डेवलपमेंट बहुत ही अलग है। उसी तरह अब जैसे गवर्नेंस की बात हो गई, तो बिहार का एक पूरा एक पॉलिटिकल जो इतिहास है, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन ऐसे सोच रहा था कि जो वर्ल्ड वॉर 1 था, है ना, उस पूरे जो समय काल है उसको हमेशा से कहते हैं कि द लॉस्ट जनरेशन। उस टाइम के जो लोग थे, जैसे है ना मिलेनियल होते हैं, जेनजी हो गए, राइट, तो उसको बोलते हैं द लॉस्ट जनरेशन, क्योंकि उनका पूरा टाइम सिर्फ युद्ध इन सब चीज़ों में ही निकल गया। वैसे ही मुझे लगता है बिहार के लिए जब 90s, जब इंडिया का इकोनॉमी लिबरलाइजेशन हुआ, हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए, उस टाइम पे वो जो वक्त था वो बिहार के लिए द लॉस्ट टाइम हो गया। अच्छा। क्योंकि देश उस वक्त इकोनॉमिकली कुछ और सोच रहा था, बिहार उस वक्त पॉलिटिकली कुछ और सोच रहा था। राइट। तो वो जो टाइम जो बिहार ने खोया, उसकी भरपाई आज तक हम कर रहे हैं। उसी दौरान ये जितने भी आंदोलन हुए बिहार में, सामाजिक न्याय की व्यवस्था चली, जंगल राज का एक हमारे कोर्ट्स ने ही उसको बोला कि बिहार में उस टाइम का जो लालू प्रसाद की सरकार थी, उसको एक जंगल राज से उन्होंने उसको जस्टिफाई किया कि हाँ जंगल राज था। ओके। उस टाइम पे लालू प्रसाद यादव का जो भी विजन था सामाजिक न्याय का, है ना, तो लोगों को सामाजिक न्याय के बदले पॉलिटिकल पावर मिला। जो ओबीसीज थे या SC ST थे, इनको स्ट्रीट पावर मिली, पॉलिटिकल पावर मिली, पर शायद जो वो सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं खो गया, क्योंकि जो वेल्थ समाज में इन्फ्लुएंस है ना, ये उन्हीं लोगों के पास रही जिनके पास आज भी है। मतलब बेसिकली करप्शन पहले से ही मतलब प्रिवेल हो रहा था। हाँ, और लालू प्रसाद के गवर्नमेंट में मेन जो अधिकारी या बाबू लोग थे उनके पास ही ज़्यादा मतलब वेल्थ जा रहा था। हाँ, मतलब बेसिकली उसका जो टाइम था लालू प्रसाद का, वो स्ट्रीट पावर में चला गया। जिन लोगों को शायद हो सकता है समाज में जो 4 बातें नहीं बोल सके, वो बोलने तो लग गए ऑब्वियसली, पर जो सामाजिक व्यवस्था जो ओरिजिनली जो होना चाहिए था ना, कि उन लोगों के हाथ में पावर जानी चाहिए थी। पावर, जब मैं पावर बोल रहा हूँ तो सोशल इन्फ्लुएंस की पावर होनी चाहिए थी, वेल्थ जाना चाहिए था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके हाथ में स्ट्रीट पावर चला गया, और जो एलीट थे उस वक्त भी, वो आज भी एलीट ही है। तो बदला कुछ नहीं। इसीलिए इसने ज़्यादा ऑपोजिशन खड़ा किया रादर देन एक कंस्ट्रक्टिव जो ग्रोथ होती है बिहार की, वो नहीं हो पाई। उसने उल्टा काम किया और बिहार और पीछे चला गया, क्योंकि लोग लड़ने लगे सड़कों पे, है ना। तूने देखा होगा, ये हर बहुत ही कॉमन होता है, अगर समाज में तुम समाज के फैब्रिक को तुम तोड़ो, है ना, तो क्या होगा, रस क्रिएट हो जाएगा। या तो वो जो भी आप तोड़ रहे हो वो इतना नेचुरल होना चाहिए, है ना, कि जिन लोगों के पास आज पावर नहीं है, अगर उनको तुम कल पावर दे रहे हो तो वो पावर को यूज कैसे करेंगे। राइट। वो एक कौन सी मूवी का डायलॉग है कि विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो लालू प्रसाद ने वो नहीं किया। पावर उनके पास बहुत थी, उन्होंने पावर बांट भी दी, पर उस पावर का इस्तेमाल सही जगह पे नहीं हुआ। तो इस तरह से वो पूरा टाइम 90s का बिहार ने लॉस्ट कर दिया। हम
आर्थिक गति में पीछे रह गए, हम पकड़ ही नहीं पाए, हम कुछ और ही सोच रहे थे। वो जो मुद्दे थे उन्होंने इतना गहरा असर छोड़ा बिहार पर कि आज भी तू देखेगा पूरा का पूरा इलेक्शन, जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा वो सारे मुद्दे वही हैं। चाहे माइग्रेशन को ले ले, अब माइग्रेशन को लेकर बिहार में अगर तू रियल डेटा देखेगा तो तुझे ऐसा मिलेगा कि एक पूरा का पूरा शहर या एक पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट हर साल बिहार से मूव आउट करता है। अच्छा, है ना, फॉर द सर्च ऑफ बेटर लाइफ, बेटर जॉब, मतलब काम, बेसिकली काम के लिए। और मोस्टली बिहार लेबर प्रोड्यूस करता है। हाँ, मतलब ऐसा पेपर में तो यही दिखता है लेबर, पर ऐसा है नहीं। अब मैं भी बिहार से ही माइग्रेटेड हूँ, पर मैं एज अ लेबर नहीं आया महाराष्ट्र में, है ना, मैं एज अ स्टूडेंट आया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने कुछ इन्वेस्ट किया महाराष्ट्र में। अब हर कोई वैसा नहीं है ना, बिहार से लेबर, ऑब्वियसली लेबर क्लास एक क्लास ही बन गई है लेबर, वो बहुत ज़्यादा माइग्रेट होता है। 25 से 30 लाख लोग हर साल बिहार से माइग्रेट हो रहे हैं, ओके, है ना, ड्यू टू XYZ एनी रीजन। ठीक है, वो मुद्दा तब भी था, आज भी है। अब उस मुद्दे का बैकड्रॉप जैसा मैंने बताया कि 90s में एक ऐसा भयानक माहौल हो गया था कि जो बिहार का मिडिल क्लास था वो बिहार से मूव आउट कर गया, तो वो वहाँ पे वैक्यूम छोड़ गया, राइट, है ना। उस चक्कर में आज भी बहुत सारे लोग मूव आउट कर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी राज्य में मिडिल क्लास नहीं है तो मतलब कंजम्पशन नहीं होगा वहाँ पे। एग्जैक्टली, कंजम्पशन नहीं होगा तो प्रोड्यूस क्या करोगे तुम, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी का जो साइकिल है हाँ, वही टूट जाता है, वही टूट जाता है। इकोनॉमी कैसे चलती है, इकोनॉमी वही चलेगी ना जहाँ एक प्रोडक्शन है और दूसरा कंजम्पशन है। इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस ही खत्म हो जाएगा तो साइकिल टूट जाएगा, राइट, जैसे लाइक डिमांड एंड सप्लाई, है ना। तो वो चीज़ खत्म हो गई। अब वहाँ पे आज कंजम्पशन कुछ है ही नहीं, बहुत कम कंजम्पशन है, तो प्रोडक्शन भी कुछ नहीं है ना। मैन्युफैक्चरर पहले भी नहीं था, इंडस्ट्रीज है नहीं वहाँ पे। इंडस्ट्रीज ना होने का कारण भी यही सब है, नो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि कभी भी कोई भी कट्टे का कल्चर बहुत ज़्यादा, इतना भी नहीं है पर मतलब ऐसा एक परसेप्शन हो जाता है ना हर राज्य के बारे में, वैसे बिहार के बारे में हो गया है। कट्टे का कल्चर बहुत ज़्यादा है, लड़ाइयाँ बहुत हैं, करप्शन बहुत है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, रेट टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों ने कभी इंडस्ट्री को वहाँ पनपने नहीं दिया, और जो थोड़े बहुत रह गए वो इवेंचुअली कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसका मेन फोकस क्या है, प्रॉफिट लाना, राइट। कोई भी 10 रुपये का कोई प्लांट लगाएगा या 10,000 करोड़ रुपए का कोई प्लांट लगाएगा तो चाहेगा ना कि कुछ टाइम में मैं यहाँ से प्रॉफिट गेन करूँ। उनको वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं बिहार में, बहुत कम है। देन दूसरा तो देखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है उसने तो बहुत अच्छा काम किया। बिहार, अगर तू बिहार जाए, हम तो गए हैं ना, रोड ट्रेवल करा हमने, रोड ट्रिप किया था मस्त। यस, तो यहाँ से बिहार तक जाने की तेरे को सारी रोड्स रोड्स तो बहुत ब्यूटीफुल बनाए हैं, सुपर्ब, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से जा सकता है। पर बिहार के जो अंदर, जो राज्य के अंदर आता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, है ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक तरह से डिमांड का ही पार्ट है ना। तुम जितना लोगों के एस्पिरेशन बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे वैसे बढ़ता है। अगर एक शहर में 10 लाख गाड़ियां हैं तो ऑब्वियसली फ्लाईओवर बन जाएंगे ना, राइट, है ना, पुल बनेंगे। अगर गाड़ियां ही नहीं है, सब साइकिल से ही चल रहे हैं, सब मोटरसाइकिल से ही चल रहे हैं, तो इतनी सड़क की तुम्हें जरूरत है नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं बिहार के लिए। पॉवर्टी, आज भी बिहार में आई थिंक जो पॉवर्टी है वो 33% के अराउंड है। अच्छा, क्योंकि हमारे नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है, मतलब इज इट वन ऑफ द हाईएस्ट। अच्छा, और बिहार आज भी देश के आई थिंक बॉटम 3 या 4 राज्यों में से आता है जहाँ पॉवर्टी इतनी हाई है। शायद इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारे पैकेजेस डिक्लेयर करने पड़ते हैं, राइट। और जिसपे मतलब जो आज के नए नए पार्टी के लोग हैं जो इस पे जो कमेंट भी करते हैं कि मोदी जी आते हैं 5 किलो चावल देते हैं, आप सब उनको वोट देते हैं, है ना। फैक्चुअली वो इतना करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, क्योंकि मोदी जी सिर्फ 5 किलो चावल नहीं दे रहे हैं, मोदी जी आपको 65% का अनुदान भी दे रहे हैं। बिहार को सेंटर से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है, सबसे ज्यादा 65%, सिर्फ 5 किलो चावल नहीं है। फैक्चुअली मतलब इतना करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, पर हाँ पॉलिटिक्स है तो आप जितना ज़्यादा हेडलाइंस क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बिहार को वो मिलता है। देन जो हमने इंफ्रा की बात करी, स्कूल्स की बात करी, कोई भी टॉप लेवल का एक अच्छा यूनिवर्सिटी बिहार में आज नहीं है। आप बिहार में इंजीनियरिंग कर सकते हो पर जॉब आपको वहाँ नहीं मिलेगी। जॉब के लिए आपको दिल्ली, पुणे, मुंबई, बैंगलोर ऐसे जगहों पे ही आना पड़ेगा, है ना। तो वो वही माइग्रेशन का एक पार्ट बन जाता है। देन अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट
नौकरियां लोगों को मिलती हैं, पर वो नौकरियां ऐसी नहीं है कि जो जिस पे आप डिपेंड कर सको। राइट। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरियां मिलती हैं जिसको आप बिल्कुल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं ले सकते हो। तो इसलिए रियल जॉब जिसको कहते हैं ना, वो नहीं है, क्योंकि बिहार के ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ भरोसे में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं ना, यूपीएससी के एग्जाम हो गए, बीपीएससी हो गया, है ना, देन आर्मी, सीडीएस, ये सब टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उनके ऊपर स्टूडेंट डिपेंडेंट है। अब हर बच्चा तो इतना टैलेंटेड नहीं है कि वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम निकाल देगा। सीट लिमिटेड है ना, एक सीट पे बहुत फाइट है, तो इसलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी ज़्यादा है बिहार में। आई थिंक 20% के आसपास बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट है, विच इज़ वे हायर देन द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज आई बिलीव 7 to 10% के बीच में रहता है, 6 to 8%, बिहार में वो 20% हो जाता है। तो ये इश्यूज जो मैंने बताया, ये अभी इसलिए ज़्यादा और दिखते हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले भी तेरे को बोला कि रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो है बिहार में। ऐसा नहीं कि बिहार में कुछ हुआ नहीं है, अगर तू स्ट्रिक्टली नंबर्स को देखे, 2015 से ही तू कंपेयर कर ले अभी 10 साल में, तो नंबर्स में है इंक्रीज है, लेकिन क्योंकि वो इतना स्लो है और उसका आउटपुट इतना नहीं दिखता है कि वो ऐसा लगता है कि अरे यार बिहार अभी भी कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा। और एक तो वो है, दूसरा जो हमारे बाकी स्टेट्स हैं वो थोड़ा रेस में तेज भाग रहे हैं, है ना। अब जब तुम रेस में तेज भाग रहे हो और एक जगह तुम्हारी रेस तुम शुरू नहीं कर पा रहे हो, तो गैप इतना बड़ा है कि हमेशा से एक ऐसा व्यू आता है कि यार बिहार अभी भी पिछड़ा है, अभी भी स्लो प्रोग्रेस है, जो कि फैक्ट है। मतलब आपके ओपिनियन के हिसाब से बिहार रेस में ऑलरेडी मतलब दौड़ रहा है? नहीं, दौड़ नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, चल तो रहा है एटलीस्ट। हाँ, मतलब अब तो उसको मैंने ऐसे बोला ना कि परसेप्शन की बात है, राइट, है ना। हम लोग महाराष्ट्र में बैठ के बिहार को जज कर रहे हैं, यस, है ना। मैं तो बिहार जाता रहता हूँ, मेरे रूट्स वहीं से हैं, यस, तो मैंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा। लेकिन फिर भी अगर मैं बिहार को, एक बिहार में स्टूडेंट है जैसे सपोज कर 18-19 साल का है, वो पटना में है, मुजफ्फरपुर में है, मोतिहारी में है, वो बिहार को जिस नज़र से देख रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें बहुत फर्क है। क्योंकि उसका रोज का है वो चीज़ें, वो रोज अपने स्कूल जाता है, वो रोज पढ़ने जा रहा है, वो रोज जॉब सर्च कर रहा है ना। हम बस नंबर्स में देख रहे हैं कि अरे यार जीएसडीपी में तो बिहार 13-14% का इंक्रीज कर रहा है ना, पर उससे जाके पूछोगे तो बोले यार यहाँ 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, है ना। तो इसलिए पर्सपेक्टिव का फर्क है। नंबर्स में जरूर बिहार ने थोड़ा बेटर किया है, बट एज आई सेड कि बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है उसका। और एक विजन होता है ना, एक कोई भी स्टेट का एक विजन होता है, वो विजन दिखता नहीं है ना। तो ये सारे मुद्दों पे बिहार में इस बार फिर से लड़ाई होगी। अब जनता को यही तय जो जनता करेगी कि कौन सा पार्टी या कौन सा अलायंस जो है सच में एक विजन दे सकता है। हाँ, उसी पे मुझे आना है कि मेरा सेकंड क्वेश्चन जो था कि जो पॉलिटिकल शिफ्ट लास्ट इलेक्शन से अभी तक, इसमें कितना पॉलिटिकल शिफ्ट आया, मतलब कितना फर्क आया? तो देख, 2020 का इलेक्शन जो था वो कोविड के टाइम पे हुआ था, है ना। उस टाइम पे अगर तू असेंबली की बात करेगा तो आई थिंक एनडीए को 125 सीट्स मिली थी, ठीक है। जो तेजस्वी यादव थे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनकी जो अलायंस थी महागठबंधन, वो आई थिंक अराउंड 110 के आसपास की उनकी सीट्स थोड़ा काफी टक्कर था, बहुत ऐसी सीट्स पे तो सिर्फ कैंडिडेट 1000 या 500 वोट से जीते थे। तो इसलिए वो टक्कर बहुत ज्यादा थी। उसमें एक और भी फैक्टर्स हैं कि वो जो फाइट थी वो इतनी क्लोज की हो गई थी, उसके अलग अलग कारण हैं। पहला कारण तो ये था कि जब इलेक्शन शुरू हुआ तो चिराग पासवान, उन्होंने एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ लिया, उन्होंने अकेले फाइट करी। अच्छा। और जेडीयू जो स्पेशली, जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उसका, जेडीयू जो कि 2015 में 78 सीट्स थी जेडीयू की, वो गिर के 40-45 तक रह गई थी। वो इसलिए था क्योंकि जो पासवान साहब हैं, चिराग पासवान, उन्होंने बहुत सारी सीट्स पे जेडीयू को बहुत डेंट किया, है ना। और जब एक क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा हो, उसमें अगर आप 5-10 हज़ार वोट काट दो सामने वाले का, तो ऐसी मार्जिन कम हो जाता है। राइट। तो उसका डेंट हुआ नीतीश कुमार को। थोड़ा परसेप्शन में भी ऐसा था कि यार अब इनके पास कोई विजन नहीं बचा, बूढ़े हो गए हैं, बहुत दिनों से मुख्यमंत्री, एक फटीग होता है ना, कोई भी फटीग, जा जाके रोज कितनी बार तुम एक ही बंदे को वोट डालोगे, राइट। इस टाइप का फटीग फैक्टर है। मतलब कोई नया चेहरा उनको चाहिए। हाँ, कोई नया, कोविड का टाइम भी था, लोगों का पार्टिसिपेशन भी, आई डोंट थिंक सो कि बिहार में वैसे भी कभी भी वोटिंग परसेंटेज आई डोंट थिंक सो 60-65 भी जाता है। अच्छा। बहुत रेयरली 55, 58, 60 तक जाता है। तो वोटिंग परसेंटेज भी कम था। लेट्स सी इस टाइम क्या होता है। लग रहा है कि पार्टिसिपेशन, क्योंकि लोग वोट देने जा रहे हैं और नए वोटर्स भी काफी आ रहे हैं। नए वोटर्स भी काफी आ रहे हैं।
वोटिंग जो लिस्ट है उसका रिवीजन भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, जो कि एक अलग पॉलिटिकल मुद्दा है बिहार में। तो इस बार का पार्टिसिपेशन पिछली बार से तो बेहतर होगा ऐसा दिख रहा है। अब उस टाइम पे जब नीतीश कुमार जीते तो वो बीजेपी के साथ जीते, राइट है ना। अब बीजेपी ने उनको बहुत पुश किया। एक्चुअली बीजेपी की सरकार इसलिए बन पाई थी एनडीए की, क्योंकि बीजेपी के पास एक ऑर्गेनाइजेशनल पावर है, सपोर्ट है, राइट एक उनका पूरा मशीनरी है जिसने एलिवेट किया एनडीए को ऊपर उठने के लिए। अदरवाइज वो हार जाते इलेक्शन। वो फायदा उनको मिला नीतीश कुमार को। अब ऑब्वियसली बीजेपी हमेशा से बिहार में चाहती है कि उनका खुद का सीएम हो। जब उनकी सरकार बन गई तो 75 या 78 सीट्स बीजेपी को आई थी कुछ, है ना। तो उनके अंदर से एक आवाज निकली। ऑब्वियसली किसी भी पार्टी, जो पार्टी जीत के आई है वो मेजॉरिटी सीट्स तो उनके ही हाँ मेजॉरिटी, वो तो चाहेंगे ना कि हमारा ही सीएम हो, किसी और का सीएम हम क्यों बर्दाश्त करें। और एक तरह से एक फीलिंग ये बनी कि नीतीश कुमार हारे वो चुनाव, क्योंकि हाँ वो ड्रॉप हुए ना, सिग्निफिकेंट गिर गए उनकी सीटें। तो एक परसेप्शन बना कि नीतीश कुमार तो चुनाव हार गए, जीती बीजेपी, ऐसा बीजेपी के लोगों ने सोचा। बाहर से भी ऐसी आवाजें आई, बट ऑल सड एंड डन बीजेपी ने परसिस्ट करा, नहीं नीतीश कुमार ही सीएम बने, क्योंकि उनके ही लीडरशिप में पूरा चुनाव लड़ा गया है। मे बी शायद उनके पॉलिटिकल कुछ अलाइनमेंट हुई होगी कि कुछ टाइम बाद हम नीतीश कुमार को धीरे धीरे एक सक्सेशन प्लान की तरफ लेके जाएं, ऐसा कुछ सोचा होगा, पर वो हुआ नहीं। अब उसके बाद नीतीश कुमार बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री बने, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए बीजेपी ने। एक तो मेरा जो अपना ओपिनियन है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बारे में, ये बहुत ही मतलब पर्सनल है। मेरे को सबसे पूरे पोर्टफोलियो में कोई भी कैबिनेट है उसमें सबसे वाहियात जो पोजीशन है ना, वो डेप्यूटी सीएम की लगती है मेरे को। मतलब मुझे आज तक समझ में वो करता क्या है। मतलब मैं कभी इमेजिन करता हूँ कि मान लो ना उनको कोई साइनिंग राइट्स रहते हैं, ना उनका कोई मतलब अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल रहता है। इट्स लाइक अ नॉमिनल पोजीशन। और मैं कभी भी सोचता हूँ कि ऐसा थोड़ी ना होता हो कि कोई फाइल अगर 20 पन्ने की फाइल है और जा रही है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में साइन होने के लिए, तो ऐसा थोड़ी ना कि उसके 10 पन्नों में डेप्यूटी सीएम का साइन होता है, ऐसा तो होता है। और ये सिचुएशन तो अभी महाराष्ट्र में भी है। ये बीजेपी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वो उनकी जीनियसनेस है कह ले कि एक पोजीशन वो डेप्यूटी सीएम के ऊपर खेलते हैं बहुत अच्छा। तो ये डेप्यूटी सीएम को बहुत ही फनी पोजीशन लगता है। बट एनी हाउ उनको 2 मतलब बेसिकली सारे पार्टीज को लेके चलने के लिए ये एक उनका पैतरा है। ये उनका कोएलिशन का एक नया एजेंडा तू कह ले कि हम दूसरे को सीएम बनाते हैं, लेकिन अपने लोगों को भी तो तुम्हें जवाब देना है ना, तुम अपने दम पे जीत के आए हो ना। तो उसके लिए डेप्यूटी सीएम ऐसा ऐड कर दिया था उन्होंने। 2 डेप्यूटी सीएम बनाए थे। अब चला वो गवर्नमेंट कैसे भी चला। अब महागठबंधन वाले रोज, क्योंकि ऑब्वियसली नीतीश कुमार की एक हिस्ट्री है ना, दल बदलने की, स्विचिंग की एक हिस्ट्री रही है। तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब उन्होंने अभी तक, मैंने जितना सुना है, उन्होंने अभी तक कम से कम 7-8 फ्लिप्स तो वो तो मारे उन्होंने। लेकिन उस टाइम पे जो डिबेट्स आती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जेडीयू आरजेडी का एक लीडर है कुछ तिवारी, मृत्युंजय तिवारी। तो जैसे रिजल्ट आया, सरकार बन के सब कुछ हो गया, तो उनका चलता था न्यूज में, बोलते थे कि ये दिवाली बीजेपी और जेडीयू साथ मिला लें, मना लें, होली हम मनाएंगे। अच्छा, ऐसा था। मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि नीतीश कुमार स्विच करेंगे। हाँ, कि नीतीश कुमार के ऊपर इतना उनको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि नीतीश तो सबके हैं। तो उनको पता था कि नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार है एक बंदा है वैसा, बहुत ही पोलराइजिंग फिगर है वो। तो उनको पता था कि ये स्विच होगा। अब वो इतनी जल्दी होगा, ये अब कोई भी नैरेटिव ऐसे सेट करता है, पर इवेंचुअली जाके उनकी बात सच हुई, ये स्विच हो गया 2022 में। नीतीश जी ने अपना बोरिया बिस्तरा बदला और वो इस दफ्तर से निकले और आरजेडी के दफ्तर में पहुंच गए, मतलब महागठबंधन के साथ जुड़ गए। अब तो मालूम है, जो पटना में इन तीनों पार्टियों का ऑफिस है ना, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी का, ऐसे मतलब एकदम एक साथ ही ऑलमोस्ट, है ना। तो नीतीश जी कभी इस बंगले में, कभी इस बंगले में, तो ही इज वेरी गुड एट इट। मतलब इजीली स्विच हो, ऐसा नहीं कि सामान उठा के कुछ 10 किलोमीटर चलना है कॉन्वॉय के साथ, नहीं, एक ऑफिस से निकलना है, बहुत आसपास ही तीनों का ऑफिस। तो नीतीश जी ने अपना काफी कन्वीनियंस है। तो नीतीश जी ने अपना पूरा सामान पैक किया और बोले टाटा बाय बाय, चले गए आरजेडी के पास। अब उसके बाद ऐसा लगा कि शायद ये नीतीश जी का आखिरी स्विच हो सकता है, क्योंकि लगा कि एज हो गई है, अब क्यों करेंगे स्विच, पूरी लेगेसी खत्म हो जाएगी। तो उस टाइम पे भी वो, जब भी नीतीश कुमार स्विच मारते हैं तो सामने वाले के लिए बहुत भयंकर बातें कहते हैं। उस टाइम पे भी कहते थे, उनका जो एक बहुत ही जबरदस्त टोन है, नीतीश कुमार तो सुनेगा ना जब वो बात करते हुए, तो ऐसा तो सुनना चाहता है, मतलब वो टोन ऐसी है ना, अरे बीजेपी वाला साहब, अरे मर जाएंगे नहीं जाएंगे। तो इतना फनी कैची लगता है जब वो बोलते हैं। अच्छा, कि वो एक स्पीच दे रहे थे, उसमें तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े थे, तो बोलते हैं अरे हम तो हैं ही, अब इसके बाद इनको ही चलाना है ना। और तेजस्वी बोल रहा है भाई कब जाओगे, मेरा नंबर कब आएगा।
तो वो नीतीश कुमार का एक स्टाइल है, वो मजा आता है उनको सुनने में। तो 2022 में चले गए नीतीश जी। अब वहां गए तो ऑब्वियसली जब आप बीजेपी के साथ रहते हो तो एक बड़े विजन के साथ रहते हो। जब आप एक रीजनल पार्टी के साथ जाओगे, आप खुद भी एक रीजनल पार्टी हो, पर आपका फिर माइंडसेट वैसे चेंज होता है। तो नीतीश कुमार वहां पहुंचे और कुछ दिनों में ही एक टर्म जो है उसने पूरे मीडिया में हंगामा मचाना शुरू किया। वो क्या था? वो था जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस। ये तो अभी नेशनल मुद्दा, अब तो नेशनल मुद्दा। यस। तो मतलब हैट्स ऑफ टू नीतीश कुमार कि वो उनके पास एक पावर तो है। मतलब ऑब्वियसली इतना टाइम ब्यूरोक्रेसी में निकाला है, या एक बिहार जैसे स्टेट को इतने साल से मैनेज करा है, तो ही नोज हाउ टू मैनेज ब्यूरोक्रेसी और मीडिया ऑल्सो। निगोसिएशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं वो, और बीजेपी के साथ तो बहुत अच्छे से करते हैं वो निगोसिएशन। तो उन्होंने बीजेपी को बहुत तंग किया इस मुद्दे पे। फिर ऑब्वियसली हमने देखा कि उन्होंने एक इंडिया अलायंस बनाने के लिए एक्चुअली उन्होंने ही शुरू किया ये सब, कि सबको जोड़ो, बीजेपी के अगेंस्ट करो, एक स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कोलिशन बनाओ। ये सारे इनपुट्स उनके थे। पटना में शायद उन्होंने रैली भी करवाई थी, सबको मिलाया। तो ये सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए, क्योंकि ऑब्वियस यार बंदे के पास पॉलिटिकल एक्यूमेंट है। वो इतने सालों से एक राज्य को चला रहा है, ही नोज कि कैसे हम मेरे को अपनी लेगेसी को आगे लेके जाना है। तो उन्होंने 2 साल बीजेपी को ठीक ठाक तंग किया, एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन भी बनाया। और जैसे ही वो लगा कि अब वो स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन कुछ काम करेगा, नीतीश जी ने सोचा अब स्विच मार लेते हैं। बहुत 2 साल बहुते हो गया है हमारे लिए, 2 साल से ज्यादा टिकना हमारे लिए बहुत मुश्किल है भैया। मैंने बोला थैंक यू वेरी मच आरजेडी जी। निकले और आई थिंक 2024 में वापस, हाँ 2024 में जनवरी में वो निकले वहां से, और उन्होंने बोला थैंक यू वेरी मच। वापस दूसरे ऑफिस, अपने ओरिजिनल ऑफिस में वो प्रस्थान करके आ गए। 2024 में वापस वो एनडीए के साथ आ गए। आई थिंक दिस इज राइट बिफोर लोकसभा चुनाव के पहले ना, लोकसभा चुनाव से पहले वो ठीक ठाक एकदम टाइम पे बीजेपी के साथ आ गए। क्योंकि अब उसके बाद आने के बाद उन्होंने दूसरे आर्गुमेंट देने चालू किए कि हमारी कोई इज्जत नहीं थी, सबसे काबिल, वो मुन्ना भैया का डायलॉग है ना, कौन सा मूवी सीरीज है, मिर्जापुर, हाँ, जिसमें वो बोलते हैं कि बहुत खराब लगता है कि जब आप काबिल हो और आपको आपका हक ना मिले। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी को भी वैसा ही फील हो गया, क्योंकि उनको लगा कि ऑपोजिशन में सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान तो मैं हूँ मोदी जी को टक्कर देने के लिए। अच्छा, है ना। और मोदी जी के साथ उनका चलता है थोड़ा ऐसा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है वो मोदी जी के साथ, पहले भी कर चुके हैं वो। इवन जो अभी लोकसभा के इलेक्शन जो अभी थोड़ा डाइसी रिजल्ट आया बीजेपी की तरफ से, तभी भी नया चेहरा नीतीश कुमार ही बोल रहा है कि मतलब नीतीश कुमार अगर सीएम के लिए कोई बोल दे तो कोई भरोसा नहीं, पीएम के लिए। तो हाँ वो वैसा है, वो थोड़ा उनको मोदी जी के साथ मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार मैं इतने बड़े स्टेट का मुख्यमंत्री हूँ, किसी को भी लग सकता है he is capable, he thinks that he is capable। इनिशियल ईयर्स में तो ऑब्वियसली ही वाज वेरी केपेबल। तो ऐसा, और उनके आसपास वाले उनके कान में फुसफुसाते रहते हैं, ऑफ कोर्स नीतीश बाबू अब वक्त आ गया प्राइम मिनिस्टर बनने का, वक्त आ गया। अब तो वो, अब आई डोंट थिंक सो कि प्राइम मिनिस्टर वाली चीज़ तो नहीं है, पर हाँ उन्होंने ऐसा स्विच किया और पॉलिटिकल लैंडस्केप वापस चेंज हो गया। महागठबंधन से वापस एनडीए में आ गए वो 2024 में। 2024 का लोकसभा इलेक्शन एनडीए के साथ लड़े, और जितने भी पॉलिटिकल पंडित थे उस टाइम पे भी जो बोल रहे थे कि इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो होगा जदयू का, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट उनकी 10 सीटें कम हुई पूरे एनडीए की। आई थिंक 41 में से 31 या 32 सीटें वो जीते, पर नीतीश कुमार ने इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया। बुरा तो छोड़, मुझे लगता है कि मतलब ठीक ठाक जैसा उनसे एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छा ही किया उन्होंने। 12 या 13 सीटें मेरे ख्याल से वो जीत गए थे, तो विच इज गुड नंबर फॉर मतलब लोकसभा चुनाव के लिए ये इतनी सीटें लाना भी इज। और दोनों लड़े भी थे, आई थिंक बीजेपी और वो शायद 17 सीटों पे लड़ते थे, तो उसमें से ये भी 12-13 जीते, बीजेपी भी 12-13 जीती। हाँ, सरप्राइजिंगली जो पासवान साहब थे, चिराग पासवान, वो अपनी 5 की 5 सीटें जीत गए। तो उनका 100% रिजल्ट, 14 में भी 5 की 5, 19 में भी 5 की 5, 24 में भी 5 की 5। तो इस तरह से उन्होंने वापस स्विचिंग करी और पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो गया। अब तू अगर आज की बात करेगा तो यस, आज नीतीश कुमार एनडीए के साथ है। तो बेसिकली बिहार में अब दो ध्रुव कह ले पॉलिटिक्स की, एक एनडीए एक महागठबंधन। एनडीए में बीजेपी ऑब्वियसली, नीतीश कुमार जेडीयू, चिराग पासवान अभी तक तो हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी शायद उनके साथी हैं। उनका कौन सा पार्टी? उनका भी कुछ, वो शायद लोकसभा इलेक्शन लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा, पर हार गए थे वो। अच्छा, काराकाट से लड़े थे। हाँ, जहाँ से इंटरेस्टिंगली पवन सिंह, जो फेमस पवन सिंह,
सिंगर जो भी भोजपुरी सिंगर हैं वो भी उनके अगेंस्ट लगे थे, तो आई थिंक वो हैं काराकाट से लड़े थे वो, पर वो हार गए थे। Okay. तो उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ हैं, जीतन राम मांझी दलित चेहरा है बिहार के बेसिकली तू कह ले, तो ये एक अलायंस हो गया। अब दूसरी तरफ देखेगा तो तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी CPIM CPIML ऐसा ये सब जो है। देन आई थिंक एक VIP पार्टी है मुकेश साहनी, बेसिकली मल्हा पार्टी है, बिहार में बहुत सारा एक मल्हा जाति है, तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी एक पार्टी है VIP। और पप्पू यादव, ऐसे तो शायद पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनाव जीते थे ये 24 में, कांग्रेस के लिए थे वो, पर कांग्रेस ने वो सीट देने से उनको मना कर दिया, क्योंकि वहाँ से RJD लड़ना चाहती थी, तो वो निर्दलीय लड़े एंड ही वॉन इट, ही वॉन द सीट। तो पप्पू यादव भी तो कह लो उनके साथी हैं। तो ये दोनों पावर इक्वेशंस हैं दोनों अलायंस का। अच्छा, अभी तक का पॉलिटिकल लैंडस्केप बिहार का इन्हीं दो अलायंसेस के आसपास घूम रहा है। तो आपने जातीय जनगणना की बात की, राइट, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगर इशू कांग्रेस जो हमेशा बोल रही है उसके बारे में, और मोस्टली जो लेफ्ट पार्टीज है वो सारे जातीय जनगणना के मतलब सपोर्ट में है। हाँ। तो बिहार के इलेक्शन में ये जो जाति का जो प्ले है, मतलब कास्ट प्ले जो है, वो कितना मैटर करता है बिहार के इलेक्शन के लिए, ये जो अभी आने वाला है उसके लिए? देख, बिहार का इलेक्शन है ना, हमेशा एक टर्म है SIR। अच्छा, अगर तू उससे बोलेगा तो सर। SIR बेसिकली क्या है? S मतलब समाजवाद, अच्छा, I मतलब आइडेंटिटी, R मतलब रोटी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, तो ऐसा समझ। इस टर्म के आसपास ही घूमती है। ओके। जातीय जनगणना जब ये नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे तो उन्होंने करा लिया था, उसका डेटा भी पब्लिश करा था, उसका जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था वैसा कुछ नहीं हुआ। आई थिंक उन्होंने जो कोटा था बेसिकली रिजर्वेशन, वो 50% से बढ़ा के 65% तक कर दिया था। अच्छा, पर उससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है ना। अब देख, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो कि एक डीप रूटेड कल्चरल प्रॉब्लम है या सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, उसके लिए तुम्हें बेसिकली क्या चाहिए? तुम्हें मेरिट चाहिए। तूने जाति की बात करी जो कि बिहार की एक आइडेंटिटी बनती जा रही है, और है भी। आज जब हम अभी बात कर रहे हैं तभी भी बिहार का इलेक्शन इन्हीं चीज़ों पे होगा। ओके। अब ये चीज़ें गलत नहीं है, अगर तू हाइंडसाइड में सोचेगा तो ये चीज़ गलत नहीं है। कोई भी बंदा अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ता है, उसको अपनी आइडेंटिटी का शेयर चाहिए, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। राइट। अब उसमें दिक्कत लेकिन एक है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है, जो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है वो है समाजवाद। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने बोला SIR है ना, S का मतलब सोशलिज्म, समाजवाद कह ले, I का मतलब आइडेंटिटी, वो मैंने तुझे बताया। जब भी तुम समाजवाद कहते हो ना, तो अगर तू हिस्ट्री में जाएगा तो समाजवाद के बहुत सारे परसेप्शन है, अपनी अपनी थ्योरी है। जैसे गांधीयन सोशलिज्म है एक, लोहिया का एक सोशलिज्म है, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है जो लेफ्टिस्ट, जो लेफ्ट कम्युनिज्म कहते हैं। तो इस टाइप के समाजवाद होते हैं। राइट। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली समाजवाद का मतलब रह के गया है एंटी इंडस्ट्रियल, अच्छा, एंटी मेरिट एंड स्पेशली ओनली रिजर्वेशन। ओके। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद समाजवाद इन इंडिया। जितने भी तू लीडर उठा ले, जब भी वो समाजवाद मुंह से समाजवाद खोला उसने, समझ ले उस समाज का बेड़ा गर्क ही है। अच्छा। मुंह से समाजवाद बोला क्योंकि उसको आता ही नहीं है समाजवाद। मतलब उनका प्रोग्रेसिव ये नहीं है, थॉट्स नहीं है। थॉट्स नहीं, समाजवाद क्या है बेसिकली इकोनॉमी, जो तुम्हारा वेल्थ है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हेल्प करे तुम्हारे मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए। राइट। इन सिंपल वर्ड्स, राइट। हमारे देश में बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई नेता समाजवाद का चोला पहन के आता है ना, तो वो बन जाता है परिवारवाद। अच्छा। वेरी सिंपल। क्योंकि समाजवाद ये नहीं कहता कि आप एंटी मेरिट हो जाओ। चाइना भी समाजवादी है ना, एक तरह से सोशलिज्म ही है वहाँ पे। तो चाइना के एंटी मेरिट है? नहीं है। चाइना में रिजर्वेशन है? नहीं है। इंडिया में रिजर्वेशन है, वो एक स्पेशल कंडीशन है, उस पे वो उसकी डिफरेंट डेफिनेशन है। द प्रॉब्लम इज, अब जैसे लालू प्रसाद ने बोला जब समाजवाद, तो समाजवाद बन गया परिवारवाद। अच्छा। कि मैं, मेरे बाद मेरी पत्नी, मेरी पत्नी के बाद मेरा बेटा, उसके बाद मेरी बेटी, उनका ही lineage basically। उनका ही चलेगा। राइट। असली अगर वो यादव जो कम्युनिटी है OBC, वो एक पिछड़ा कम्युनिटी है बिहार में। 25 साल हो गए। अगर तू 90s से भी पकड़े तो 25 भी नहीं यार, 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। कितने तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी क्या एक लिस्ट दे सकती है बिहार की जनता को कि इतने सालों में
बिहार के 10,000 यादव या 5,000 यादव जो परिवार हैं वो गरीबी से ऊपर उठ गए, और वो आज उनकी इनकम ये है, वो इकोनॉमिकली इस ब्रैकेट में बिलोंग करते हैं। दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। राइट। सिमिलरली कोई भी पार्टी जिस समाज को रिप्रेजेंट करती है, आप समाजवाद को मानो, नो डाउट, पर आप ऐसे लिस्ट दे सकते हो? नहीं दे सकते। यस। क्योंकि द प्रॉब्लम इज आपने सिर्फ समाजवाद को टोकनिज्म की तरफ काम किया, राइट। बोल दिया बस, मुंह में जो आया ना, कहते हैं ना वर्बल डायरिया, वो वर्बल डायरिया, मुंह में जो आया बक दिया। मतलब एक बेसिकली बस मुद्दा उठाने के लिए इलेक्शन के टाइम पे, एंड देन इट इज गॉन। हाँ, और क्योंकि एक तरफ आपके अपोजिशन में बीजेपी जैसी पार्टी है, राइट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनली बहुत स्ट्रांग है, उसका एक विजन है, वो आज से नहीं है, वो सदियों से चला आ रहा है, और वो आज तक अपने विजन पे हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या चाहिए आपको? राइट, है ना, यही सब चीजें चाहिए। राइट। समाजवाद बोलते ही आप राज्य को जाति में डिवाइड कर देते हो, या देश को जाति में डिवाइड कर देते हो, आप देश को क्लास में डिवाइड कर देते हो, अमीर गरीब, है ना, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इस टाइप की इक्वेशंस में डिवाइड कर देते हो, जो कि परफेक्टली इन्होंने कर लिया है, मास्टर कर लिया इस चीज में। तो मैंने जैसे कहा SIR के अगेंस्ट घूमता है, उसमें से जो इंटरेस्टिंगली जो आर है, रोजगार या रोटी कपड़ा मकान, उस पर कोई बात नहीं करता है ना, क्योंकि जब लड़ाई आइडेंटिटी की हो जाएगी ना, राहुल तिवारी या शारंग देव, मैं कौन हूँ, जब तू ये सोचने लग जाएगा तो ये थोड़ी ना सोचेगा कि मैं, मेरे लिए काम कौन करेगा, मेरी सड़क कौन बनाएगा, है ना, ये नहीं सोचता आदमी। जब आइडेंटिटी इमोशनल चीजों पे तुम चले जाओगे तो ये चीजें पीछे रह जाती हैं, है ना। जो ये पार्टियां करती हैं, RJD जैसी पार्टी हो गई या कोई भी नई पार्टी आती है, अब जैसे प्रशांत किशोर को ही ले ले, मैं उनको सुन रहा था, जैसे ही काफी पॉपुलर हो चुके हैं रिसेंट टाइम्स में, मतलब सोशल मीडिया सेंसेशन तो वही। जैसे उन्होंने गांधीयन समाजवाद और अंबेडकर समाजवाद की बात करी ना, मैं तभी समझ गया कि ये भी उसी तरफ जा रहे हैं। प्रॉब्लम देख, मेरा दिक्कत क्या है ना, कि जब तुम गरीब हो तो फिलॉसफी मत पेलो अच्छे से, काम करो भाई, पैसा कमाओ। गरीब इंसान फिलॉसफी की बातें करते हुए अच्छा नहीं लगता है। मेरा सिंपल है, जब तुम गिनाते हो कि बिहार हर चीज में पिछड़ा है, ये है वो है फलाना टीम का, तो तुम नंबर्स पे बात करो, तुम क्या जॉब जनरेट करोगे। आज अगर तू बिहार का इकोनॉमिक, मतलब अगर पैरामीटर्स देखे पूरे देश से, हर पैरामीटर्स में बिहार पीछे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे नीचे, ठीक है, इंडस्ट्रियल आउटपुट 0, ठीक है, GDP में तुम्हारा योगदान देश की GDP में 2 to 4% अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है। तुम लिटरेसी में बात करो, सबसे पीछे, देश के नीचे से ही हो, 63-64% तुम्हारा लिटरेसी रेट है हमारा बिहार का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। हाँ, जबकि देश का 74 या 75 है मेरे ख्याल से, है ना। विमेन एम्पावरमेंट में भी हम बहुत पीछे हैं, सिर्फ पंचायत में प्रधान और मुखिया तक ही सीमित रह गए। असली पावर हम विमेन को दे ही नहीं रहे। उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या पॉलिटिक्स में उनको पावर इतनी है नहीं जितनी बाकी राज्यों की है, है ना। लिटरेसी में तुम पीछे ही जा रहे हो, गरीबी पॉवर्टी हाईएस्ट 33 के आसपास तुम्हारी पॉवर्टी रेट है। तो जब हम सारे पैरामीटर्स में इतने पीछे हैं, तो कोई आके जब उसमें फिर फिलोसफिकल बातें करता है ना, समाजवाद फलाना टीम का, मेरे को बहुत चिढ़ मचती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एज अ बिहारी मुझे चिढ़ मचती है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। हमने देख लिया ना वो फिलोसफी, 90s में हमने फिलोसफी ही बांटी। सामाजिक न्याय क्या था? समाजवादी था। उससे क्या हासिल किया हमने? कुछ भी हासिल नहीं किया। उसने ही जाति का जो वेनम है ना, उसने पूरे प्रदेश में फैला दिया। राइट। बेसिकली अगर आज तेरे को बिहार में चुनाव लड़ना है, तुझे कंप्यूटर खोलना है अपना, एक्सेल स्प्रेडशीट निकालनी है, उसमें हर जाति के आगे उसका नंबर दे देना है, तेरा चुनाव हो गया कैंपेन वहीं पे। तुझे एक कैंडिडेट ढूंढना है अपने लिए, उसके लिए कैंपेन स्लोगन, कुछ भी स्लोगन बना लो, उसमें थोड़ा बिहारी टच दो। अब की बार नीतीश कुमार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है ना, इसको रिप्लेस कर लो दूसरी तरफ से, बिहार का युवा कैसा है, तेजस्वी यादव, कुछ भी तुम इसको दे दो अपनी पार्टी के हिसाब से, और तुम एक कैंपेन अच्छी खासी रन कर लोगे। मतलब कास्ट डायनामिक्स बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है अभी, और अभी का जो इलेक्शन होगा उसमें भी 100% इट विल बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक। 100%। और मैंने कहा वो गलत चीज नहीं है। हर कास्ट का ये हक है कि उसको पॉलिटिक्स में या जो पावर शेयरिंग है उसमें उसका क्या योगदान है, राइट। ये है। तो ये जो सारे पार्टीज है, ये सारे पार्टीज अपने कैंडिडेट्स जो क्या बोलते हैं असेंबलीज है, वहाँ पे जहाँ उनका जो कास्ट मेजॉरिटी है उस एरिया में, उसके हिसाब से खड़ा करेगी, या मतलब कैसे होगा? देखना बहुत सिंपल है। बिहार में
अच्छा, एक और चीज मैं जो क्लियर कर लूँ, कास्ट की बात हर जगह होती है। राइट। हमने महाराष्ट्र का इलेक्शन भी देखा है, यहाँ भी कास्ट की बात है। यस। पर द प्रॉब्लम इज कास्ट में मेरिट को मत खो जाओ तुम, है ना। तुम कास्ट को प्रेफरेंस दो। अगर एक गांव में 10,000 ओबीसी रहते हैं, 15,000 यादव हैं और अपर कास्ट के लोग कम हैं, तो तुम ऑब्वियसली उसी कास्ट को वोट दोगे ना, उस कास्ट का कैंडिडेट दोगे। पर वो कैंडिडेट कैसा है ये तो देखो, राइट। मेरिट को मत खो। आई डोंट थिंक सो कि बिहार का कोई अपर कास्ट का बंदा या कोई ओबीसी या कोई SC ST किसी तिवारी, किसी मिश्रा, किसी राजपूत, किसी ठाकुर को वोट नहीं देना चाहता। वो देगा वोट। अगर उसके घर के सामने की सड़क बना लोगे, देगा ना वोट। उसके बच्चे की नौकरी लगेगी, वो देगा वोट। तुमने सिर्फ कास्ट, स्पेशली जो मेरा प्रॉब्लम है महागठबंधन जिस टाइप की राजनीति करती है, कास्ट पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने मेरिट भी खो दिया। अच्छा, है ना। मेरिट होना चाहिए तुम्हारे कास्ट पॉलिटिक्स में भी, मेरिट होना चाहिए। तो मेरिट का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है। दूसरा, अगर तू बिहार का कास्ट पॉलिटिक्स देख, 17% अराउंड आई थिंक यादव है, 14% मुस्लिम्स है, 31% का एक सॉलिड वोट बैंक महागठबंधन के पास है। तो इन शॉर्ट ये समझ कि महागठबंधन बिहार में अपना जो चुनाव है ना, वो 31% से शुरू करती है। राइट। जो कि फेमसली प्रशांत किशोर ने ममता के लिए कहा था। तो याद है वो बंगाल के इलेक्शन में उनकी एक क्लिप वायरल हो गई थी। अच्छा। उन्होंने कहा था कि मोदी जी को लोग भगवान मानते हैं, बंगाल में भी लोग मानते हैं, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में 31% से शुरू करती हैं अपनी, 30% से शुरू करती हैं अपनी। ये डिफरेंस है बीजेपी और तृणमूल के बीच का। मतलब हार्डकोर तृणमूल कांग्रेस के ऑलरेडी वोटर्स सेट है। सिमिलरली बिहार में भी वो है। तो ये बात मान के चल, जो भी यादव कैंडिडेट या जो यादव वोटर 2020 में तेजस्वी को अपना यूथ का आइकन मान के वोट दिया था, वो आज भी देगा। अच्छा, ठीक है, वो आज भी देगा, क्योंकि उसके अंदर ये मतलब जैसे एक ड्रिल्ड है ये चीज कि हम यादव हैं, हम देंगे वोट। ऐसे बहुत ही कम यादव होते हैं जो कि इससे ऊपर उठ पाते हैं, वो देंगे अपना। तो राहुल गांधी में ये नेक्स्ट युवा नेता हाँ, तेजस्वी यादव बिहार का तो 31% वोट उनके फिक्स हो गए। ओके। इस तरफ एनडीए की तरफ इनका वोट बैंक क्या है, इनका वोट बेस क्या है, EBCs, अपर कास्ट। ठीक है। देन तुम्हारे OBC हो गए, है ना, सम पार्ट्स ऑफ SC ST। तो ये सब मिला के कितना, 25-30%? मतलब मिनिमम तो ये भी कह ले कि ये भी 30% से शुरू करते हैं। ओके। सिर्फ EBC को ही देख ले तो 30% हो जाएंगे बिहार में। ओके। बाकी कास्ट छोड़ दे तो सिंपल हो जाता है। जब दो पार्टियां, जब बीजेपी और जेडीयू मिलती है, तो जेडीयू अपना EBC कुर्मी ये वोट लेके आती है, बीजेपी अपना अपर कास्ट वोट लाती है, OBC वोट लाती है, ऑर्गेनाइजेशन लाती है। तो एक फॉर्मिडेबल इक्वेशन बन जाता है कोई भी इलेक्शन जीतने का। मतलब दोनों नेक टू नेक स्टार्टिंग में ही है। हाँ, स्टार्टिंग में ही नेक टू नेक है। बस डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि कौन अपने बेस को बढ़ा ले, है ना, 4 और कम्युनिटी या 4 और लोग कौन ऐड करेगा, जो कि तेजस्वी यादव ने 2020 में किया था। ओके। वो सिर्फ MY वोट पे ही वो नहीं थे। अगर वो ऐसा ही रहता तो 110 सीटें वो नहीं जीत पाते। उन्होंने दूसरे कम्युनिटी को भी जोड़ा। तो 2020 का इलेक्शन में तेजस्वी यादव ने एक अच्छी चीज करी, एक गलत हो गई उनसे। अच्छी चीज क्या करी, उन्होंने युवाओं को अट्रैक्ट किया। किस लिए? उन्होंने कहा, अगर भोजपुरी में तुझे बोलूं कि जैसे ही हम मुख्यमंत्री बने 10 लाख नौकरी पे साइन करके दे दे। अच्छा। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो द डे आई रिज्यूम the chief minister's office, I will provide 10 lakhs government jobs. अच्छा। jobs, not रोजगार and ये चीज नौकरी। इसने बहुत उनको मोमेंटम दिया। अच्छा। जो यूथ था उसने बोला भाई भाड़ में जाए, दो इनको वोट। तो वो चीज उन्होंने करी जिससे उनको मोमेंटम मिला। अब उन्होंने गलती क्या करी? गलती जो थी, एक रैली में उन्होंने किया कि अपने सपोर्टर्स को वो एड्रेस कर रहे थे, जिसमें कहते हैं कि अरे तुम लोग को मतलब एग्जैक्ट कोट नहीं कर पाऊंगा मैं, पर ऐसी इन्हीं लाइंस पे बोलते हैं, अरे तुम लोग को याद है ना जब हमारे पिताजी की सरकार थी तो हम क्या करते थे? बाबू साहब लोगों के छाती पे पैर रख के साइन करते थे। अच्छा। ये जो सेम चीज है, ये वही चीज है, सामाजिक न्याय, गुंडागर्दी, जंगल राज। मतलब जो लालू यादव के टाइम का जो गुंडा राज था, वो शायद तेजस्वी यादव वापस लाना चाहते हाँ, मतलब अगर नहीं भी लाना चाहते तो जो आदमी जब खड़ा है सामने 20,000 की जनता है तो जोश में तो बोलेगा ना भाई। अब वो करे ना करे वो अलग चीज है, बोल दिया भाई ने जोश में। अब उस चीज ने जो पूरा मोमेंटम बनाया था, उसको भाई लोगों में डर, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस में तुझे बताऊं, अगर जंगल राज आई थिंक 99 या 2000 में मेरे पापा का पोस्टिंग हुआ था। अरुणाचल प्रदेश से हम जा रहे थे पंजाब। ओके। तो हमें जाना था घर,
मैं उतरा, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है मोतिहारी, आई थिंक 6 या 7 बजे का टाइम होगा जब हमारी ट्रेन से हम उतरे मोतिहारी में। मोतिहारी में मेरा जो अपना घर था वो हार्डली 25-30 मिनट का ही रास्ता होगा रेलवे स्टेशन से। ओके। एंड यू वोंट बिलीव, हम पूरा परिवार, मतलब मैं, मेरे पिताजी, मेरी 2 बहनें, सामान लेकर, बहुत सारा सामान लेकर पूरी रात हमने रेलवे स्टेशन पे गुजारी। ओह। हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम बाहर जाएं, एक गाड़ी करें और अपने घर जाएं। मतलब शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता भाई शाम 4 बजे के बाद तुम बाहर निकल जाते अगर, राइट, जो आज के बच्चे नहीं जानते हैं, 4 बजे के बाद गाड़ी से निकल के तो दिखाओ, किसी पुल पे, किसी नहर के किनारे, या तो गाड़ी छीनी जाएगी या तो मार पिटाई जाओगे। अरे बाप रे। ये हाल था बिहार का, जंगल राज, इट वाज दैट एक्सट्रीम। ओके। हम नहीं जा पाए, हम रात भर स्टेशन पे सोए। तो उस टाइम लालू यादव की सरकार थी? हाँ, उनके सपोर्ट की सरकारें थी अच्छा। तब, और हम नहीं जा पाया। ये हाल था उस टाइम पे बिहार के जंगल राज का। तो जब तुम ये इमेजिन करते हो, शायद जो 2000 में पैदा हुआ होगा, जिसने एक बार 2020 में वोट कर लिया होगा या अभी करने जा रहा होगा, उसको नहीं पता ये चीज़, पर जो उससे पहले गया उसको पता है, वो आज भी उस चीज़ को याद करता है। राइट। थोड़ा बहुत वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन खुद की जब लिबर्टी गायब हो जाएगी, उसको लगेगा कि यार मैं तो निकल नहीं सकता रात को अगर इस पार्टी को वोट दिया, तो वो कैसे देगा वोट? राइट। मतलब उनके इश्यूज और अभी के इश्यूज अलग है क्योंकि वक्त, टाइम चेंज हो गया, वक्त बदल गया। तो ये हाल था बिहार का, और ये हाल है, ये हाल तक हम कहाँ से पहुंच गए? ओनली बिकॉज ऑफ दिस कास्ट पॉलिटिक्स। क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स में मेरिट को खो दिया। राइट। अंगूठा छाप लोग बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं बाबू, जो अंगूठा लगाते थे, गाय का चारा से लेकर पता नहीं क्या क्या सब खा गए ये लोग। तो ये हाल रहा है बिहार का, ये इतिहास रहा है हमारा पॉलिटिक्स का। तो 2025 का बिहार का जो इलेक्शन है, उसमें बिहार के जनता के लिए अभी तक तो 2 मेजर ऑप्शंस हैं। एक तो है एनडीए, दूसरा है महागठबंधन। करेक्ट। बट अभी तीसरा ऑप्शन भी आ रहा है, जो कि है प्रशांत किशोर की पार्टी, जन स्वराज पार्टी। तो जितना मैं देख रहा हूँ और जितना मैंने न्यूज़ चैनल्स और डेटा जितना मैंने गैदर किया है, उसके हिसाब से लग रहा है कि ये 3 पार्टी में मेजर खेला हो सकता है। खेला हो गए। यस। तो आपको क्या लगता है, मतलब एनडीए कैसे आगे जाएगा ये इलेक्शन के लिए, महागठबंधन कैसे जाएगा, और प्रशांत किशोर का पार्टी फिर कैसे जाएगा आगे? एक मतलब ऐसी मैंने एक दिमाग में एक थॉट था, वो एग्जैक्ट कोट नहीं कर पाऊंगा मैं, पर ऐसा कुछ है कि आई बिलीव इन गॉड, बट फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई नीड डेटा। अच्छा, है ना? तो अगर तू सिर्फ डेटा पे जाए, है ना, तो एनडीए स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके। अर्थमेटिक्स उनके साथ है। राइट। जो महागठबंधन है उधर अर्थमेटिक्स भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और केमिस्ट्री थोड़ा सा डामाडोल है। ओके, मतलब कांग्रेस, आरजेडी और इनका, क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी बहुत अलग अलग है ना, मतलब मजबूरी में सब साथ में है। राइट। आइडियल सिचुएशन में कांग्रेस, हाँ, इंटरेस्टिंगली आरजेडी का पूरा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का ही वोट बैंक है। ओके। अगर आरजेडी को तुम रिमूव कर दो तो जो उनको वोट मिलता है कांग्रेस को मिलना चालू हो जाएगा। अच्छा, है ना, या कांग्रेस को ही रिप्लेस करके आरजेडी वहां पे आएगी। मतलब उनमें ही इंटरनल कंपटीशन टाइप है। राइट। अगर अब तू एनडीए को देखें, तो एनडीए का आज के डेट में जो फेस है वो है नीतीश कुमार। राइट। उनको जो पावर मिलती है वो मिलती है नरेंद्र मोदी से, ना, बीजेपी से कह ले, नरेंद्र मोदी का एक अपना भी टच होता है। तो 5-6% वोट तो नरेंद्र मोदी अपना खुद का भी लेके आता है। और अभी रिसेंटली वो रैली करके भी गए, मोतिहारी में करी रैली उन्होंने, अच्छी रैली थी वो। अब अगर तू एनडीए को देख, एनडीए ने, आई थिंक नीतीश कुमार 96 में एनडीए के साथ आए थे। ओके। मतलब बीजेपी के साथ जुड़े थे वो। 89, उससे पहले वो लालू को सपोर्ट करते थे एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन इन बिहार असेंबली, बट 96 में वो स्प्लिट हुए, वो बीजेपी के साथ आए। 2005 में सरकार बनाई बीजेपी के साथ। अब 2005 से जो उनकी सरकार चली है, तो अच्छा काम किया उन्होंने इनिशियल ईयर्स में, जैसे कि गवर्नेंस के मुद्दे पे उन्होंने अच्छा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर ऑब्वियसली किया, महिलाओं से एक कनेक्ट बिठाया उन्होंने। उनकी एक योजना थी बहुत ही, मतलब एक उसकी रिपोर्टिंग थी, बहुत ही खूबसूरत रिपोर्टिंग, आई थिंक एनडीटीवी पे चली थी वो। जिसमें था कि विमेन, स्पेशली यंग गर्ल जो चाइल्ड थी, उनको स्कूल गोइंग जो या कॉलेज गोइंग लड़कियां थी, उनको साइकिल दिया था उन्होंने। अच्छा। मतलब उसने विमेन को बहुत कनेक्ट किया नीतीश कुमार से। और वो रिपोर्टिंग, अगर मेरे को याद है बहुत अच्छे से, मैंने वो शायद 2012 या 13 में देखी थी, एनडीटीवी पे ही थी वो। तो उसमें जो लड़कियां थी जिनके पास साइकिल थी, वो
अपनी कहानियां बताते हैं तुम्हें कि किस तरह साइकिल ने उन्हें एक तरह से फ्रीडम दिया। वो अपने पिताजी के लिए खाना लेके जा सकती हैं खेत में। अच्छा। अगर स्कूल दूर है तो अब स्कूल छोड़ना नहीं पड़ता है, वो स्कूल जा सकती हैं। गांव में जाकर सब्जी लेके आ सकती हैं, अपने छोटे भाई को लेके हॉस्पिटल या स्कूल लेके जा सकती हैं। तो एक तरह से साइकिल ने एक फ्रीडम दिया, किस तरह से साइकिल फ्रीडम का पार्ट बन गया उनके लाइफ का। मतलब नीतीश कुमार ने उस टाइम वो ग्रास रूट लेवल पे एक काम चेंज किया, लाया। हाँ एक चेंज लाया, स्पेशली वुमेन के लाइफ के में, लिए, राइट। जिसने उनको एक बहुत सॉलिड वोट बैंक दे दिया, जिसका फायदा उनको 2010 में मिला। 2010 में एनडीए ने स्वीप कर दिया था, आई थिंक 200 से ज्यादा सीटें जीते थे वो। अच्छा। और लालू प्रसाद एक तरह से ऑलमोस्ट डेसिमेट हो गए थे, 20-22 सीटों से ज्यादा जीत नहीं पाया था 2010 में वो। तो इनिशियल ईयर्स में उन्होंने ये बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। देन स्प्लिट हुआ ऑब्वियसली ड्यू टू नरेंद्र मोदी, और उनको लगा कि बिहार का नेता मैं हूँ, मैं देश का नेता बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे सबका वोट मिलता है, मुझे अर्बन, रूरल, अपर कास्ट, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, देन तुम्हारा जो मुस्लिम कम्युनिटी है, सबका वोट मैं ले सकता हूँ। तो बेसिकली वो चाहते थे कि बीजेपी या एनडीए उनको प्रोजेक्ट करे एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, है ना, जो हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट हो गए थे, राइट। तो नीतीश कुमार के कान, जैसे मैंने कहा ना कि उनके कान में कोई ऐसा बनाना लगता है कि आप बन सकते हैं चीफ प्राइम मिनिस्टर, तो वो उनकी महत्वाकांक्षा भारी पड़ी, उन्होंने एनडीए से स्प्लिट कर लिया। ओके। पहले तो अकेले ही रहे वो, जब इलेक्शन हुआ 2014 का, हम सबको पता है, बीजेपी ने स्वीप कर दिया। बिहार में आई थिंक वो 1 या 2 सीट ही जीत पाए थे लोकसभा में। फिर कुछ टाइम के लिए जीतन मांझी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था बिहार का, एंड देन 2015 में उन्होंने वापस चुनाव लड़ा विथ महागठबंधन। महागठबंधन में कॉन्सेप्ट ही वो लेके आए। अब जब उन्होंने वो चुनाव लड़ा तो उसमें भी वो जीते, बहुत जबरदस्त तरीके से जीते थे। उसमें एक नारा चला था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये स्लोगन इतना पावरफुल था और इतना लोकलाइज था कि वो पूरा सब कुछ सफा चट कर गया वो बीजेपी का जो भी महत्वाकांक्षा थी, एक तरह से वो भी था। और बीजेपी ने खुद का भी एक होता है ना ओन गोल मार लिया था। उस टाइम के अराउंड ही मोहन भागवत का एक बयान आ गया था कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इस टाइप्स का, जिसको बिहार में प्रोजेक्ट करेगा कि बीजेपी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है, ये आएगी तुम्हारा रिजर्वेशन उड़ा देगी। अच्छा। गो बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट, कम्युनिज्म, यस, सोशलिज्म, उसमें पहला क्या होता है, एंटी मेरिट, एंटी इंडस्ट्रियल, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की बात छोड़ो, छेड़ दो तुम, हो गया तुम्हारा खेल खत्म। तो वो काम कर गया उनके पक्ष में और बीजेपी हार गई वो चुनाव। जब 2015 में वो जीत के आए तो एक उनको वोट मिला था फॉर द चेंज, है ना, एक होप का वोट मिला। अब उस टाइम से तो अब का उनका टाइम देखे तो वो इतने ज़्यादा बदलाव हुए बिहार के राजनीति में, कभी इधर कभी उधर। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट होने के बावजूद गवर्नमेंट ने ठीक से काम नहीं किया, जो कि फैक्ट है। 2015 से 25 मतलब 10 साल का बहुत लंबा पीरियड है। राइट। जो बिहार ने ग्रोथ की थी या एक लेवल पे आने लगा था 2010 तक, अगर उसको ही वो कंटिन्यू रखते तो आज बिहार की पोजीशन और अच्छी हो सकती थी, बढ़िया हो सकती थी। पर ऑब्वियसली उन्होंने इस तरह के काम किए। अब जो उनके जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि सही किया, क्योंकि पॉलिटिकल सर्वाइवल है। नीतीश कुमार को अगर तुम्हें पॉलिटिक्स में सर्वाइव कैसे करना है, अगर ये कला तुम्हें सीखनी है तो नीतीश कुमार से सीखो। अच्छा, नो, अप्रिशिएट हिम फॉर दिस। क्योंकि 2015 से 25 के बीच में उन्होंने बहुत सारे मतलब स्विच किए महागठबंधन से एनडीए से वापस महागठबंधन। हाँ, और वो भी तब जब सेंटर में कितनी मजबूत सरकार थी। राइट। पिछले 10 साल का मतलब 14 और 19 में तो बहुत मजबूत सरकार। हाँ, तो उनके जो उनको अप्रिशिएट करते हैं वो यही कहते हैं कि भाई एक बंदा 10 या 12%, अगर सब कुछ मिला भी लो ना उनके वोट बैंक, तो 10 से 12% का वोट है। उस वोट बैंक के साथ नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से ऑलमोस्ट बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पार्टी कोई भी हो, गठबंधन कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होता है। अच्छा। तो ये उनकी कला है। अब अच्छा बुरा वो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, वो बन गए। वो टाइम उनका निकला पूरा सेटलमेंट, रीअलाइनमेंट, आइडियोलॉजी। जब तुम एक अलायंस में तुम्हें काम करने का बहुत एक्सपीरियंस हो, तुम दूसरी तरफ जाओगे, दूसरे लोग मिलेंगे, वहां कैसे काम होगा। तो एक तरह से 2015 में उन्होंने आरजेडी को खड़ा कर दिया वापस, क्योंकि आरजेडी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था 2015 में। नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें जीती थी आरजेडी। अच्छा। हाँ, और एक तरह से आरजेडी कहते हैं ना हिंदी में संजीवनी का काम, तो वो उन्होंने दे दिया। 2010 में आरजेडी खत्म हो गई थी। अगर नीतीश कुमार वही पाथ फॉलो करते तो शायद आज हम आरजेडी की बात ही नहीं कर रहे होते, है ना। उन्होंने आरजेडी खड़ा कर दिया। 2015 से 17 उनके साथ रहे, फिर स्विच किया बिकॉज ऑफ मतलब आरजेडी एक ऐसी, मतलब क्या बोलूँ, ऐसी
दमदार पार्टी कहलाए या ऐसे लोगों की पार्टी है ना कि अगर वो सरकार में है तो वो अपने रॉब से काम करेंगे, है ना, या एटलीस्ट रॉब तो दिखाएंगे। राइट। तो नीतीश कुमार उस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं है। ही लुक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफी इंटेलेक्चुअल इंसान है, इंट्रोवर्ट भी बहुत है, तो उसके लिए आरजेडी कभी भी एक सेफ बेट है ही नहीं, क्योंकि वहां उनके ऊपर कूदा जाएगा हमेशा, ये कर दो, फलाना को जेल से छुड़वाओ, ढिमका को ये करो, यहाँ से ये डॉक्टर से पैसा लो, ये जो पूरा एक गैंग है ना एक बिहार में, एक लूट का पूरा सिस्टम है जो आरजेडी के साथ चलता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। उनको लगता है बस आ गया, टाइम आ गया, पैसे कमाने का टाइम आ गया। तो वो उन्होंने एक्टिवेट कर लिया 2015 से 17 जब भी काम रहे। फिर ओब्वियसली जब प्रेशर बढ़ा उनके ऊपर, करप्शन के चार्जेस आने लगे, तो उन्होंने अलायंस फिर तोड़ा, वापस वो बीजेपी के साथ है। राइट। अब उस अलायंस को थोड़ा काम करने का मौका मिलता ही, तब तक नीतीश कुमार ने वापस अलायंस तोड़ लिया, वो वापस चले गए। अब वहां गए फिर वही चीजें, कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट सेंसस, पूरा जो उनका टाइम था सिर्फ इस चीज में चला गया कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना है, और कास्ट ही एक ब्रह्मास्त्र है जिससे तुम मोदी को हरा सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हें कंसोलिडेशन को तोड़ना है तो कास्ट उसका काम है ना। अगर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की एक आइडियोलॉजी है ना, हिंदू कंसोलिडेशन है इस टाइप की, अगर उसको तुम्हें तोड़ना है तो कास्ट इज द परफेक्ट वेपन टू डू दैट, जो उन्होंने पूरा काम किया। वो काम ठीक से नहीं कर पाए, वापस इधर आ गए। तो मैं नीतीश कुमार के ऐसे मतलब जो उनका पूरा टेन्योर है उसको ऐसे दो पार्ट्स में देखता हूँ। तो ये जो 2005 से लेके 25 तक जितने उन्होंने स्विचेस किए हैं, या फिर जितने मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों जो मेन गठ है, महागठबंधन हो गया या फिर एनडीए हो गया, दोनों को उन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट भी किया है और दोनों को कहीं ना कहीं धोखा भी दिया है। तो इसके वजह से उनका पोजीशन थ्रू आउट दिस पीरियड कुछ कम हुआ है अभी, या फिर मतलब उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल उनका जो पावर है वो अभी कुछ कम हुआ है 2025 के इलेक्शन के लिए? नहीं, ऑब्वियसली कम तो हुआ है, जैसे मैंने बताया ये जो कांस्टेंट जो चेंज किए उन्होंने, तो दो टाइप के, मैंने बोला ना कि दो उन्होंने थॉट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। एक जो उनको वोट देते हैं, हम फॉलो करते हैं कि भाई इन्होंने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए किया। दूसरे लोग कहते हैं कि इनके वजह से ही बिहार अनस्टेबल है। अच्छा, है ना। तो और वो 2020 में दिखा भी, अगर वो पॉपुलैरिटी उतनी रहती तो उनकी सीटें उतनी नहीं गिरती, चाहे चिराग पासवान लड़ रहे हैं या कोई भी लड़ रहा हो। तुम एक राज्य में 15-20 साल गवर्नमेंट चलाने के बाद तुम्हारी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होती है, एंटी इनकम्बेंसी आती है, जो नीतीश कुमार के साथ है। अब उनके साथ जो प्लस पॉइंट थे, जैसे गवर्नेंस पे उन्होंने अच्छा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत अच्छा काम किया, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया, जैसे हमने बात करी साइकिल योजना थी, शराबबंदी उन्होंने करी। ये सारी चीज़ों ने उनको एक अच्छा गुडविल दिया। पर लोगों को हमेशा चाहिए ना मोर, कुछ और ज़्यादा, कुछ और ज़्यादा, कुछ और ज़्यादा। उस चीज़ में नीतीश कुमार थोड़े से पीछे रह गए। आज वो डिपेंडेंट है बीजेपी की तरफ, कि बीजेपी उनको कितना पुश करेगी या बीजेपी अपना कितना पावर लगाएगी जो उनको आगे निकालेगा। उनका एक वोट बैंक है 10-12%, वो उनके साथ रहेगा हमेशा, है ना। तो ये जो मतलब अभी 2025 का इलेक्शन अगर हम कंसिडर करते हैं, और एनडीए के लिए ऑफ कोर्स ये इम्पोर्टेंट इलेक्शन तो होगा ही, बट क्या एनडीए अभी मतलब चाहे बीजेपी हो या चिराग पासवान हो, वो नीतीश कुमार को साइडलाइन करेंगे ये इलेक्शन में, या और कोई नया चेहरा ला सकते हैं एनडीए? आइडियली तो मुझे नहीं लग रहा फिलहाल, क्योंकि अगर तू बीजेपी को देखेगा तो उन्होंने तो कह दिया ना कि नीतीश कुमार ही हमारे फेस होंगे इस इलेक्शन में। अब नीतीश कुमार को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पॉलिटिकल एग्जिट कैसा चाहते हैं। अब उनके इश्यूज हैं, उनके हेल्थ इश्यूज होने लगे हैं, इतने साल काम कर लिए, थोड़ा फिटीग आ गया है उनके अंदर, है ना। इतने इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं रहे उनके, जो योजनाएं थी वो भी अब ज़्यादातर सेंटर की योजनाएं पे ही बिहार चल रहा है। तो अगर वो खुद से ही अपना एक सक्सेशन प्लान चुनते हैं तो उनके लिए तो एग्जिट है। बिहार में अब बीजेपी ये मतलब रिस्क नहीं ले सकती नीतीश कुमार को साइडलाइन करना, क्योंकि उन्होंने 2015 में वो देख लिया, नीतीश कुमार साइडलाइन हुए, बिहार में बीजेपी एकदम से नीचे गिर गई, नोज डाइव, है ना। क्योंकि मतलब कास्ट इक्वेशन या पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी कंफर्टेबल फील करती है। नहीं, बट एट द सेम टाइम अगर चिराग पासवान का पार्टी देखे, एलजेपी, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है लोकसभा इलेक्शन में। तो एनडीए मतलब एनडीए अगर हम एक पूरा ग्रुप अगर कंसिडर करें, तो उनकी तरफ से क्या कोई एलजेपी पार्टी का कैंडिडेट आ सकता है एज अ फेस ऑफ सीएम, या फिर जो, क्योंकि
बिहार में अभी नए वोटर्स क्रिएट हो चुके हैं, मतलब एक यूथ वोटर्स क्रिएट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो वो जो एक क्या बोलते हैं हम, एक वो जो एक प्लेटफॉर्म है, उनको कोई अगर नया सीएम फेस देखना है अभी 2025 के लिए, तो एनडीए के पास नीतीश कुमार छोड़ के फिर और ऑप्शंस कौन सा है? आइडियली तो नीतीश कुमार को छोड़ के वो चाहेंगे कि बीजेपी का ही सीएम हो, है ना। वो क्यों चाहेंगे कि चिराग पासवान हो या कोई और पार्टी का हो? आइडियली बीजेपी यही चाहती है, जो मुझे ऐसा जो बाहर से दिखता है, कि दिस टाइम दे वांट टू कॉन्टेस्ट ऑन मोर सीट्स, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, तूने देखा था कि बीजेपी ज्यादा सीटों पे लड़ी, है ना, और उनको काफी सक्सेस भी मिला और अपना चीफ मिनिस्टर बनाया। दे वांट द सेम थिंग इन बिहार, दे वांट टू फाइट मोर सीट्स, क्योंकि एनडीए में भी अगर सबसे ज्यादा सीटें आज भी कोई जीतेगा तो बीजेपी है। अच्छा, तू बिहार में देख, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव है, ये तीनों ऐसे ऐसे लोग हैं या पार्टियां हैं जो अपने दम पे 70-80 सीटें जीत सकते हैं, यू नो। इसलिए बिहार का इलेक्शन इतना कम्पिटिटिव और इतना कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं कि एक पार्टी एकदम ही नीचे है। 2020 में कुछ अलग सर्कमस्टांसेस थे जिससे नीतीश कुमार नीचे गए। ऑन देयर गिवन डे ईच ऑफ देम हैज द कैपेबिलिटी टू विन एटलीस्ट 70-80 सीट्स इजीली इन बिहार, ठीक है। एक तो वो चीज है। दूसरा, तूने चिराग पासवान की बात करी। चिराग पासवान ऑब्वियसली यूथ में फेमस हैं, वो पॉपुलर भी हैं। उनका जो पूरा कैंपेन था, एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस पर उन्होंने काम भी करा। लेकिन मैं उनको एज अ सीएम आज नहीं देखता हूँ। मुझे अभी भी ये लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए सबसे सेफ बेट है, ऑप्शन है अभी इलेक्शन में जाने के लिए। इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद डिसाइड होगा कि कौन सीएम बनेगा। बीजेपी विल पुश कि उनका खुद का कोई चीफ मिनिस्टर हो, क्योंकि आज भी अगर तू कोई भी पॉलिटिकल पंडित जो बिहार पे काम कर रहा है उससे तू पूछेगा तो बिहार में बीजेपी विल बी द लीडिंग पार्टी, जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, फॉलोड बाय नीतीश, टाइटली फाइट कॉन्टेस्ट बिटवीन नीतीश एंड तेजस्वी। तो इस तरह का ही इक्वेशन रहेगा। तो और चिराग पासवान के लिए है कि वो अब पिछले जो इलेक्शन था उसमें वो एनडीए के साथ नहीं थे। वो 5 सीटें अपनी लोकसभा की जीते, राइट, पर अब वो एनडीए के साथ हैं। तो इस बार का जो भी शीट शेयरिंग होगी बिटवीन एनडीए पार्टनर्स, वो कैसी होगी, उसमें चिराग पासवान को क्या मिलेगा, राइट, है ना। आइडियली ही वुड वांट कि मैं 50-60 सीटें लड़ूं, पर वैसा होगा कि, क्योंकि बीजेपी तो खुद चाहती है 120 पे तो ये लोग लड़ते हैं, 117 या 120 ऐसे ही, है ना। दे वांट मोर, मतलब ऑलमोस्ट 50-50 शेयरिंग रहता है। हाँ, तो क्या इस बार भी वो 50-50 शेयरिंग होगा विद एनडीए? नहीं लगता। मुझे लगता है कि बीजेपी को ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए और वो उसकी डिमांड भी करेंगे अपने परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये डिसाइड करेगा बिहार में एनडीए का फेस कौन होगा। राइट। अब दूसरी तरफ तो महागठबंधन की तरफ जा। राइट। महागठबंधन का अनडिस्प्यूटेड लीडर तेजस्वी यादव, राइट। लास्ट टाइम जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी, एक गलती वो जो बाबू साहब के 10 लाख नौकरी वाला नहीं, 10 लाख तो वो उनका पॉजिटिव था। अच्छा। नेगेटिव था कि बाबू साहब के छाती पे रख के काम करेंगे। एक वो, और दूसरा था उन्होंने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी लड़ने के लिए, और कांग्रेस ने महाघटिया, एज यूजुअल कांग्रेस तो भाई कांग्रेस है, सबसे घटिया परफॉर्मेंस कांग्रेस ने किया, है ना। इस बार कांग्रेस को क्या उतनी सीटें वो देंगे क्या? वो अभी वो डिबेट का उनका टॉपिक हो सकता है। हाँ, अभी कांग्रेस भी 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस करके आई है ना। अब वो प्रोजेक्ट कर रहे थे ना, पप्पू यादव है, कन्हैया कुमार है, ये सब टाइप के लीडर है, तो ये कांग्रेस को एक आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगी, ये डिसाइड करेगा कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बिहार में कैसा होगा। मतलब आरजेडी के लिए यूथ फेस अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव है, बट एट द सेम टाइम वो कन्हैया कुमार जो कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट करने का कोशिश कर सकता है। कर सकता है, लेकिन तेजस्वी करने देगा नहीं। राइट। देख, लालू प्रसाद किसी भी कीमत में चाहते हैं कि उनका बेटा बिहार का चीफ मिनिस्टर बने। वो तो उनको लीनियज रखना ही है, हाँ, हेरिटेज रखना है। अब जब भी तुम कन्हैया कुमार को आगे करोगे, है ना, तो कन्हैया के पास क्या प्लस पॉइंट है? बोलता अच्छा है, राइट। कुछ बोलेगा तो तुझे सुनने का मन करेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वो अलग चीज है, बट ही विल अट्रैक्ट क्राउड्स, है ना। तेजस्वी यादव को चैलेंज कर सकता है। क्या आरजेडी वो बर्दाश्त करेगी कन्हैया कुमार के रूप में? मुझे नहीं लगता। मतलब अगर उनको एक गठबंधन में रहना है तो ऑफ कोर्स वो उनको थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ेंगे। और उसका सबूत मिल गया ना। अभी तुमने देखा था वो एक रैली थी शायद, ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन सब ने एक रैली करी थी। अच्छा। और वो एक ट्रक में थे और कन्हैया कुमार को ट्रक में चढ़ने नहीं दे रहे थे, बोला भाग यहाँ से हट। मतलब बेसिकली
उसको जगह दिखा दिया अभी हाँ भी जगह दिखा देंगे, और वो एक इंडिकेशन है हम्म। कि कन्हैया कुमार की जगह वही है, हाँ। उसको इतना मिलेगा नहीं अपॉर्चुनिटी। राइट। पप्पू यादव थोड़ा यहाँ वहाँ हाथ पैर मारेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा एक जिले के नेता है, वो उससे ज्यादा कुछ है नहीं वो, और वो भी इस बार जीत गए, हर बार हारते हैं लोग, कभी कभी सेंटी हो गए, अरे यार दे दो भाई इतनी बार लड़ा है, तो इसलिए पप्पू यादव का बकलोल ज्यादा इंसान है, वो काम करते हैं पर कोई बहुत उनकी ऐसे लीडर नहीं है कि बिहार में इलेक्शन बदल सकते हो। अच्छा। तो ये महागठबंधन की लड़ाई होगी। अब इसमें कुछ छोटे छोटे प्लेयर्स भी हैं। ओके। AIMM है, हाँ। जीतन राम मांझी है ना। AIM तो ज्यादातर वो जो सीमांचल का बिहार का एरिया है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, अच्छा। वहाँ लड़ते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया था। आई थिंक मुस्लिम 17% पॉपुलेशन है ना बिहार में। हाँ बिहार में। तो पिछली बार तो उनको वोट मिले थे AIM को ना, 4 या 5 सीटें जीत भी गए थे, ओके। जो वन ऑफ द रीजन था इनके महागठबंधन के हारने का। अब इस बार का जो इलेक्शन है ना, वो ऐसा धीरे धीरे जब इलेक्शन बढ़ेगा तो देखना इसमें जो नैरेटिव सेट होने होगा ना, वो कैसा होगा कि डेमोक्रेसी को बचाना है, रिजर्वेशन को बचाना है, माइनॉरिटी को बचाना है ना। ये जब नैरेटिव हम जब डोमिनेट करेगा इलेक्शन को, तो दिखेगा कि पूरा एक वोट कंसोलिडेशन होगा आरजेडी की तरफ, जो लास्ट टाइम नहीं हुआ था। लास्ट टाइम आरजेडी ने ऐसा कैंपेन नहीं रन किया था, वो थोड़ा था फिर भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैंपेन था, 10 लाख की नौकरियां होंगी, मेजरली तो यही था, है ना। जैसे तुम नौकरी बात करते हो, परफॉर्मेंस इंक्लूड करते हो, इस बार वो एक फैक्टर रहेगा, लेकिन जो मेजर फैक्टर जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ेगा ना, तो देखना कि ये सब चीजें हावी होंगी। अभी तो बिहार में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो वोटर जो लिस्ट है उसको रिवाइज कर रही है। ओके। उसमें जो बहुत लोग के नाम कटेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे, या जो वहाँ नहीं रहते, या मूव आउट कर गए हैं, तो देख अभी से ही जो आरजेडी है ये और कांग्रेस इसको मुद्दा बना रहे हैं कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपके हक छीन लिए जाएंगे, आपकी नौकरी छीन ली जाएगी, आपका रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा। इसका कोई लेना देना नहीं है इस वोटिंग जो लिस्ट रिवीजन हो रहा है। मतलब सबने अपना अपना प्रोपेगेंडा ऑलरेडी चालू कर चुके हैं, और यही प्रोपेगेंडा आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। जो आरजेडी या महागठबंधन का पूरा कैंपेन है ना, वो इस तरफ जाएगा, सर्वाइवल। और जैसे ही बात सर्वाइवल की आएगी, हम सबको पता है क्या होगा। और अभी तो 6 महीने बाकी है, तो अभी 6 महीने नहीं, मतलब 3-4 महीने बाकी है। यस। पर उसका एक जो है ना बैटल लड़ी जाएगी, जो फील्ड उसका एकदम मतलब एक सर्टेन इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है वो, कर सकता है। और वो तैयारी हो चुकी है ना। आरजेडी की एक तैयारी हो चुकी है कि चुनाव को इस तरह बनाओ, है ना। बीजेपी और नीतीश कुमार की या चिराग पासवान की तैयारी है कि चुनाव को प्रोग्रेसिव चीजों पे लड़ो, है ना। मतलब एजेंडा ड्रिवन होगा इनका, एक लार्जर विजन होगा, उस तरफ दूसरा होगा। इसमें एक तीसरे प्लेयर एंट्री हो चुके हैं, जो कि हमारे प्रशांत किशोर साहब हैं। राइट। वो उनका जन स्वराज पार्टी, जैसे मैंने बोला, वो थर्ड पोल हो सकते हैं। अब प्रशांत किशोर क्रेडिबल व्यक्ति तो हैं, है ना। अगर तो उनका पूरा इतिहास देख अभी तक का, UN में काम किया है, राइट। फिर उन्होंने कंपनी बनाई, डेटा से बहुत प्यार है उनको, डेटा ड्रिवन व्यक्ति है वो। एक कोई नेता तो उन्होंने बहुत ही फनी वे में कहा था कि प्रशांत किशोर जो है सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नेता बन सकता है। अच्छा। ऐसा कुछ कहा था। तो वो उनके पास वो चीज़ है। उन्होंने ऑलमोस्ट, तो अगर इंडिया का पॉलिटिक्स में जो पार्टियों को देखेगा, तो ऑलमोस्ट हर टाइप की पार्टी के साथ उन्होंने काम किया है। बीट बीजेपी, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, YSR कांग्रेस, DMK, तृणमूल, आई थिंक आम आदमी पार्टी के साथ भी किया है, अखिलेश यादव, सबके साथ उन्होंने काम किया। तो उनके पास एक एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स को समझने का, या पॉलिटिक्स में ये छोटे छोटे नंबर्स कैसे काम करते हैं, ये वो जानते हैं। अब जब वो एंट्री ली उन्होंने, तो उन्होंने एक पद यात्रा करी थी मेरे ख्याल से 2022 से 2024 के बीच में, अराउंड 4000 किलोमीटर्स की उनकी यात्रा थी बिहार में, जिसमें उनका बिल्कुल मतलब जो विजन था वो यही था कि मैं हर गांव को कवर करना चाहता हूँ, मैं रूरल लीडरशिप को ऊपर उठाना चाहता हूँ। अच्छा। मैं कास्ट न्यूट्रल हूँ, मैं युवाओं के लिए काम करना चाहता हूँ, है ना। वही संविधान बचाना है, जो सोशलिज्म है, गांधीयन सोशलिज्म, अंबेडकर सोशलिज्म, इस पे काम करना चाहता हूँ। क्लीन, बेसिकली क्लीन इमेज, जैसी कोई भी पार्टी आती है उसके यही 3-4 स्लोगन्स होते हैं। मतलब क्लीन लीडरशिप वो लाना चाहेंगे। हाँ, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हर एक नया पार्टी आता है वो यही बातें करता है। उन्होंने भी यही स्टार्ट किया, क्योंकि उनके 3 बेसिक मुद्दे हैं जो जितना मैंने रिसेंट पॉडकास्ट में उनको सुना है
पहला तो है उनका एजुकेशन। हाँ। मतलब उनको एजुकेशन सबसे पहले तो बिहार का सुधारना है। दूसरा है उनका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने इतना बात किया नहीं है उसमें, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी इतना कुछ बात किया नहीं है। बट दूसरा ये बात क्या है कि उनको जैसे ही वो एजुकेशन ठीक करेंगे पहले 5-10 साल में, मतलब ही टॉक्स अबाउट 15 years लॉन्ग विजन। मतलब जब भी वो कोई भी पॉडकास्ट या कहीं पे भी जाते हैं तो 15 साल का एक विजन लेके हमेशा जाते हैं। पहले 5 साल में 10 साल में एजुकेशन ठीक करेंगे, फिर उसके बाद नौकरियां लगाएंगे, एंड देन उसके बाद बाकी सारे जो सोशल इश्यूज है उसके ऊपर फिर वो काम करेंगे। ऐसा है। तूने पॉडकास्ट से बोला, तू अभी जितने भी इंडिया में जो भी लोग सोशल मीडिया पे हैं या जो पॉडकास्ट करते हैं या जो हमारे मतलब ट्रेडिशनल मीडिया है, हर जगह तेरे को सिर्फ प्रशांत किशोर दिखता है। यस। आज के डेट में मुझे नहीं दिखा कि नीतीश कुमार का कोई इंटरव्यू हुआ हो या सम्राट चौधरी का कोई इंटरव्यू हुआ हो। रीसेंट की बात कर रहा हूँ। आई थिंक एक तरह से उनका ये कैंपेन ही चालू हो चुका है। कैंपेन चालू कर चुके हैं। वो होता है ना 100 मीटर की रेस जो है उसमें वो सबसे पहले भाग चुके हैं अभी रेस, मतलब 10 मीटर ऑलरेडी आगे। हाँ, तो वो बहुत तेजी से भागना उन्होंने चालू कर दिया स्टार्टिंग में ही। ओके। है ना। और इलेक्शन उन्होंने शायद सोचा कि 100 मीटर का इलेक्शन 100 मीटर का नहीं होता। इलेक्शन इज अ मैराथन, है ना। आपको हर फेज में, अब बिहार का चुनाव जो होगा वो मल्टीपल फेज में होगा। सो कि एक दिन हुआ और सारे लोग जाके वोट डालने वाले, ऐसा होगा नहीं। पर चलो जो भी है वो भाग चुके हैं अभी रेस में। हर जगह सिर्फ वही है। इस वक्त मीडिया का पूरा कवरेज जो है वो प्रशांत किशोर के पास है। राइट। और वो दिखाता है उस बंदे का कि पॉलिटिकल एक्यूमेन कितना स्ट्रांग है उसका। उसको पता है कि जैसे ही इलेक्शन आगे बढ़ेंगे, जब बड़ी मछलियां आएंगी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, तेजस्वी, नीतीश, जब ये अपना प्रचार चालू करेंगे तो ऑब्वियसली प्रशांत किशोर को इतना मीडिया में जगह नहीं मिलेगा, है ना। ये लोग डोमिनेट करेंगे। उनको पता है कि इस वक्त उनके पास वो चांस है और उस चांस का उन्होंने अच्छा यूज किया है। ही इज वेरी गुड एट मेकिंग हेडलाइंस। हेडलाइंस बहुत अच्छी बनाते हैं वो, बोलते बहुत अच्छा है, बहुत ही आर्टिकुलेटिव है वो। बोलेंगे तो कुछ सुनना चाहेगा तो मीडिया में वो आगे भागे। और बेसिकली उन्होंने स्टार्ट कर दिया बैशिंग। तेजस्वी यादव को बैश, राहुल गांधी को बैश, मोदी को नहीं बोलते हैं क्योंकि मोदी का खुद का भी एक अलग और है, एक बॉडी ऑफ वर्क है उसका, है ना, उनका है। पर भाजपाइयों को जो बिहार के खास करके उनको तो अच्छे से रगड़ देते हैं वो। अब जब वो पॉलिटिक्स में आए हैं तो जो मैंने बताया, जिस इमेज के साथ या जिस प्रिंसिपल्स के साथ वो आए हैं, जब वो आज इन लोगों को उन चीज़ों पे बैश करते हैं ना, तो मुझे वो इलॉजिकल लगता है थोड़ा सा। मुझे फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा लगती है वो। क्योंकि अब एक जगह मैं उनको सुन रहा था, वो बोलते हैं कि राहुल गांधी का, मतलब ऐसा ही एग्जैक्ट कोट नहीं कर पाऊंगा मैं, पर बोलते हैं इसी लाइन में बोलते हैं, लाइन्स पे बोलते हैं कि राहुल गांधी क्या जानते हैं बिहार के बारे में। वो एक दिन आके रुके हैं बिहार में, दिल्ली के लोग हैं। अब जब मैंने ये सुना उनको तो मुझे एक फीलिंग आई कि जो भी एक लोकल एक लीडर होता है ना, अगर उसके इलेक्शन का पहला मेन काम क्या होता है पता है, कि जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है उसको दिखाओ कि वो बाहर की पार्टी है। अच्छा, है ना। बाहर बिहारी बनाम बाहरी, जो 2015 में वो कर चुके हैं। नीतीश वर्सेस मोदी गुजरात के, नीतीश कुमार बिहार के। अरे हम बिहारी हैं ना, बिहार को चलाने के लिए बिहारी ना चाहिए, हम ही हैं। ये एक नैरेटिव होता है हर इलेक्शन में। मतलब एक लोकल लीडर ज्यादा समझ पाता है और ज्यादा अच्छे से आपको सॉल्यूशनाइज कर पाएगा। हाँ, मतलब और बिहार की जनता, ये एक इमेज क्रिएट होता है। प्रशांत किशोर ये इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि मैं हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ का सुधार मैं कर सकता हूँ, है ना। हाँ, और ये तूने सही कहा कि ये होता है हर इलेक्शन में ना। जब एक बड़ी पार्टी है, जैसे बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उसके जो टॉप लीडर हैं जैसे कि मोदी, अमित शाह, है ना, योगी आदित्यनाथ, इसको तुम हमेशा प्रोजेक्ट करो कि ये लोग बाहर के लोग हैं, बिहार के थोड़ी ना, है ना। जबकि पिछले 10 साल से वही लोग बिहार को सपोर्ट कर रहे हैं। सेंटर से सबसे ज्यादा ग्रांट वहीं से आता है। पर ऐसा ये इलेक्शन में होता है, कोई बुरी बात नहीं है। और ये प्रशांत किशोर कर चुके हैं 2015 में भी, नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी, है ना। नीतीश कुमार बिहार के, मोदी गुजरात से आए हुए व्यक्ति। बिहार को चलाने के लिए क्या चाहिए, बिहारी ही ना चाहिए जी, हम है ना बिहारी। तो ये हो चुका है। तो जब उन्होंने ये बयान दिया तो मुझे बड़ा फनी लगा ये कि मतलब आप ये सब करने नहीं आए ना, आप बेसिकली एक क्लीन इमेज के लिए ले आए हैं, बिहार को चेंज करने आए हैं। तो आपको बात करनी चाहिए नंबर्स पे, आप बिहार को कैसे आगे बढ़ाओगे, है ना। अभी कोई भी वो उनका तो अगर कोई भी भाषण सुन या जो भी पॉडकास्ट वो दे रहे हैं उसमें इन सब चीज़ों पे बात नहीं होती है। वो बहुत ही पर्सनल रिमार्क्स करते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं,
हम वादा करते हैं हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे अगर जेडीयू 25 सीटें से लेके आ गई तो। अब ये सब बातें आपसे नहीं, आप अलग है ना, आप ये ऐसा इमेज कर रहे हो कि मैं अलग हूँ, तो मैं आपसे ये सब सुनने, तो ये तो कोई भी नेता से सुन लेगा कि वो तो अरविंद केजरीवाल स्टाइल लगता है मुझे, वो भी यही बोलते हैं, मैं लिख के देता हूँ बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी। क्या हुआ? मैं लिख के देता हूँ, ये लिख के देता हूँ, मैं छोड़ दूंगा, मैं क्विट कर, ये जो बड़े बड़े शब्द है ना, ये कानों को अच्छे लगता है। और ये जो नए नेता आते हैं इनको पता है, ये माइंडसेट है। तो मतलब प्रशांत किशोर एक तरह से आम आदमी पार्टी है बिहार की, ऐसा बोल सकते हो? ऐसा वो नहीं मानते। हाँ, मतलब उनका जो जन स्वराज पार्टी है वो आम आदमी पार्टी के मतलब रिजेम्बलेंस है, पर वो नहीं मानेंगे, है ना, वो उसको काउंटर करते हैं, जो पे हम बात करेंगे। तो जब उन्होंने ये बात करी राहुल गांधी के लिए कि वो बिहार में एक दिन भी नहीं रहे, अब मुझे ये सुन के ऑड लगा। राहुल गांधी इस देश के लीडर ऑफ ओपोजिशन है, ये हम जानते हैं कि कितने लायक हैं वो नहीं है, वो अलग चीज है। वी नो कि राहुल गांधी से अगर आप बिहार के 41 जिलों का नाम पूछ लो, वो 4-10 मतलब डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बता पाएंगे, वो डिफरेंट चीज है। पर आप जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आप तो भैया राहुल गांधी के साथ काम कर चुके हैं ना, है ना, आप काम कर चुके हैं। 2015 में उसी राहुल गांधी के लिए आपने इलेक्शन कैंपेन लड़ी, तब आपको ये बात नहीं पता थी? पता थी। जब आप बात करते हैं कि तेजस्वी 9वीं फेल है ना, ये तो इसको समाजवाद के बारे में क्या पता है, ये क्या जानते हैं समाजवाद के बारे में, अंडरस्टैंड, शायद नहीं होगा उसको पता। पर 2015 में आप उसी तेजस्वी यादव और लालू यादव के लिए वोट मांग चुके हैं, है ना। वो तेजस्वी यादव तब कितना लायक लगा था? 15 से 25 में तेजस्वी यादव में ऐसा थोड़ी ना कि तब वो 9वीं फेल था, या तब 9वीं फेल था आज ग्रेजुएट हो गया है। 9वीं फेल तेजस्वी यादव हमेशा से था, या 9वीं पास, जो भी मतलब उसके एग्जीक्यूशन डिटेल्स मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर ग्रेजुएट नहीं है वो, शायद 12वीं भी नहीं है वो। तो आपको तब भी पता था, तब आपको प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। अब जाकर इस टाइप की बातें करना कि पर्सनल रिमार्क्स करना, ये मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है। एंड मुझे ये प्रशांत किशोर से इन चीज़ों की उम्मीद नहीं है। अगर वो कोई बीजेपी का लीडर करे, अगर कोई जेडीयू का करे, कांग्रेस का करे, तो समझ आता है। वो नॉर्मल पॉलिटिकल गेम है, आप नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो, ऐसा आप क्लेम करते हो। तो आप नॉर्मल चीज़ों की बातें भी मत करो। फिर आप बताओ ना कि एक जो आप बोलते हो कि कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप खोलोगे, उसका कॉस्ट कहाँ से लाओगे, पैसा कहाँ से जनरेट करोगे, जो गवर्नमेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो आप रूरल में ज़्यादा खड़ा करना चाहते हो या अर्बन में ज़्यादा खड़ा करना चाहते हो। तो आपने बोला कि ही इज़ वेरी डेटा ओरिएंटेड, तो इस बारे में वो डेटा नहीं दे रहे हैं। ऑब्वियसली, मतलब आई वुड लव टू हैव दिस काइंड ऑफ नंबर्स फ्रॉम हिम, है ना, कि कहाँ से रेवेन्यू करोगे आप कलेक्ट। आप अगर अर्बन चीज़ों का, अर्बन का एक एस्पिरेशन अलग होता है, रूरल का एक एस्पिरेशन अलग है। बिहार आज भी 85% एग्रीगेरियन स्टेट है, मतलब एक रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। आप उसको कैसे डील करोगे, आप शहर के लोगों के एस्पिरेशन को कैसे डील करोगे? मैं तो सिंपल पूछता हूँ, अगर मैं तेरे को बोलूँ बिहार के 10 शहरों का नाम बता, तुझे क्या नाम आएगा? सबसे पहला नाम क्या आता है तेरे दिमाग में? सबसे पहले तो कैपिटल पटना, उसके अलावा मोतीहारी जो आपका गाँव है, बस ये एक दो ही है नाम। उसमें भी एक, क्योंकि पटना सबको पता है, मोतीहारी तुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं तुझे लेके गया हूँ, है ना। अगर आज से 4 साल या 5 साल पहले मैं तुझसे पूछता तो शायद एक ही शहर का नाम बता पाता, पटना। तो इन चीज़ों के बारे में कि पटना के आसपास के जो शहर हैं, इसको आप कैसे डेवलप करोगे? पटना, आरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतीहारी। बिहार में सिटीज़ है ही नहीं, सब गांव है बेसिकली। हाँ, गांव है, टाउन है, हाँ। ये कह सकता है। तो सिटी नहीं है, सिटी के नाम पे सिर्फ हमारे पास एक पटना है। तुम बिहार में 10 सिटीज़ कैसे बनाओगे? उसका कोई विजन है आपके पास? नहीं। हर चीज़ का आंसर ये नहीं हो सकता कि एजुकेशन ठीक करूँगा। एजुकेशन से आप एक परिवार का भला कर सकते हो, है ना। जैसे मान ले एक परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सडनली उस परिवार की जनरेशन पढ़ाई लिखाई करती है, आगे बढ़ जाती है, वो समझ आता है। तुम एजुकेशन से पूरा का पूरा एक स्टेट नहीं बदल सकते हो, सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करके। यू कांट चेंज द एंटायर स्टेट। स्टेट बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। अगर कोई बच्चा, बिहार का बच्चा पुणे या बैंगलोर में पढ़ने जाता है, वो किस लिए पढ़ने जाता है? सिर्फ इसलिए पढ़ने नहीं जाता है कि वहाँ स्कूल है या वहाँ कॉलेज है। वो इसलिए भी जाता है क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे उसको घर मिलेगा क्या रहने के लिए। और ये टियर 1 टियर 2 सिटीज़ का ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका है। करेक्ट। वहाँ उसको चलने के लिए मेट्रो है क्या, बस है क्या, रिक्शा मिलेगी क्या,
अगर कुछ हो गया तो हॉस्पिटल्स हैं क्या, घूमने के लिए स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने नहीं आता है, Right, वो of घूमता भी है, course. एक्सप्लोर भी करता है, वो कहीं घूमने जा सकता है क्या, आसपास पुणे के आसपास क्या है, ये सारी चीजें फैक्टर है ना। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मैं एक स्कूल खोल दूंगा या एक कॉलेज खोल दूंगा, वहां 5,000 बच्चा के पढ़ेंगे, नहीं आएंगे। आप एक कॉलेज खोल दोगे, उसके आसपास क्या दोगे, राइट 5,000 बच्चे कहाँ रहेंगे, Right. लोगों के पास इतने घर हैं क्या, शहर है, मिडिल क्लास है वहाँ 5,000 लोगों को जो अपने घर में उनको जगह दे सके, हॉस्पिटल्स हैं क्या, राइट है ना। मतलब सारे रिलेटेड इश्यूज उसके साथ ही आते हैं, मतलब Yes. हॉस्टल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, हाँ अकोमोडेशन हो गया, करेक्ट। ओवरऑल। तो कोई भी सिर्फ एजुकेशन इसका आंसर नहीं है राइट कि मैं सिर्फ एजुकेशन देखूंगा उसके बाद 10 साल के बाद मैं देखता हूँ, ऐसा ऐसा आप डेवलप नहीं कर पाओगे। Yes. आपको एक कंक्रीट प्लान लेके आना पड़ेगा। एजुकेशन में आप क्या करो, अगर आप सिर्फ एजुकेशन में ही करोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, माइग्रेशन का क्या, एजुकेशन से माइग्रेशन तो नहीं रुकेगा ना। राइट आप स्कूल बनाओगे उसमें लोगों को काम मिले, आप कितने स्कूल बना लोगे। और ऑन एन एवरेज बिहार का जो इनकम है वो है अराउंड, मतलब पर कैपिटा इनकम 50-60,000 है। ओके देश का है 1.5 लाख, मतलब देश का भी कम ही है, ऐसा नहीं कि देश का बहुत ज्यादा है, पर बिहार का बहुत ही कम है। राइट ऑलमोस्ट 1/3 ही है। हाँ, तो जब आपके पास पैसा खर्च करने, जो हमने पहली बात करी थी कि कंजम्पशन के लिए पैसा ही नहीं है लोगों के पास इतना, तो आप वहाँ पे लोगों से कैसे उम्मीद करोगे कि वो हाई क्वालिटी एजुकेशन बहुत अफोर्ड करेंगे। राइट और अगर सब कुछ आप ही दोगे, मतलब गवर्नमेंट ही देगी, तो जैसे कि मैंने बात करी, तो उसमें आर का क्या होगा, है ना, राइट रोजगार और रोटी इन रोटी सब का चीजों का problem, क्या होगा। yes. तो इन मुझे प्रशांत किशोर से उम्मीद थी कि वो इस टाइप की कुछ बातें करें, वो डेटा लेके आए कि देखो भाई 2020 तक बिहार ये है, मैं ये कर दूंगा अगले 5 साल में, और ये ग्रोथ होगी, ये परसेंटेज होगा, ये जीडीपी बढ़ेगी मेरी। इस टाइप की बातें मैं उनसे सुनना चाहता था, क्योंकि बंदा डेटा ओरिएंटेड है ना। Right. मैं उससे ज्ञान नहीं चाहता, सोशलिज्म की बातें, कम्युनिज्म की बातें, समाजवाद की बातें, ये सब मुझे आपसे नहीं सुनना। सो ये जो 2022 से लेकर 2024 तक उन्होंने जो पद यात्रा की है, और मतलब इतना भारी भरकम कैंपेनिंग ऑलरेडी उन्होंने 2 साल तक किया, उसके बाद ये अभी भी लीड में है कैंपेनिंग के हिसाब से 2025 के इलेक्शन के लिए। तो उनका जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, वो कब बना था, आई थिंक 2024 में। 24 में बना था। तो ये जो उनका पार्टी है, ये जो एक स्ट्रॉन्ग उन्होंने मैसेज देने का कोशिश किया है बिहार के जनता को, वो कितना उनको काम आ सकता है ये इलेक्शन में। अच्छा, पहले तो तू देख, हमारे मतलब हिंदू समाज में यात्रा एक बहुत ही पवित्र वर्ड है ना। यस तो पद यात्रा भी एक पवित्र चीज़ ही है। मैंने आज तक इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा कि किसी पॉलिटिकल लीडर ने अगर कोई मेहनत करी है पद यात्रा में, उसको इनाम ना मिला हो। तेरे पास रीसेंट एग्जाम्पल है राहुल गांधी। यस जो भी भारत जोड़ो या भारत तोड़ो या जो भी तू कह ले, जो भी यात्रा थी, उसको उसका फल मिला, है ना। कांग्रेस डिड वेल, रीजन कुछ भी हो। प्रशांत किशोर ने भी गुडविल तो जनरेट करी बिहार में, 3,000 या 4,000 जो भी किलोमीटर चले वो, तो एक गुडविल उन्होंने जनरेट करी कि एक बंदा जिसके पास सब कुछ है, पावर भी है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ बिहार के लिए काम कर रहा है, राइट या कम काम करने आया है। तो वो गुडविल उन्होंने जनरेट करी, उन्होंने पार्टी बना ली, पहले पद यात्रा करी और आई थिंक उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई। अब ये सब ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जब आप एक पार्टी बनाते हो तो आपका काम है इलेक्शन जीतना। पीपल विल जज यू कि आपके पास इलेक्टोरल पावर क्या है और आप कितनी सीटें जीत सकते हो, है ना। जैसे ये हुआ बिहार में, बाई इलेक्शन के पोल हुए थे, चार सीटों पे हुई थी। जन स्वराज 4 सीटों पे लड़ी। जनरली क्या होता है बाई इलेक्शन में, जो पार्टी पावर में, वो इतना प्रचार नहीं करती है, क्योंकि कोई इतना उसको लेता नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो जो सीट है वो बहुत कोई किसी की स्ट्रॉन्ग होल्ड या ऐसा कोई इज्जत की बात ना हो। राइट तो वही बिहार में भी हुआ, 4 सीटों पे। आई डोंट थिंक सो कि बीजेपी, कांग्रेस या आरजेडी किसी ने भी उस टाइप की कैंपेनिंग नहीं करी। अच्छा, इलेक्शन हुआ, रिजल्ट्स आए, 4 सीटों को मिलाकर प्रशांत किशोर को सिर्फ 10% वोट्स मिले, सिर्फ। ही लॉस्ट ऑल द सीट्स बैडली। अच्छा, वो 10% का नंबर, अब डेटा है ना, डेटा को तुम जिस तरह से देखना चाहो वैसे देख सकते हो। कोई बोलेगा यार 10% एक नई पार्टी के लिए तो अच्छा नंबर है, ऑब्वियसली अच्छा नंबर है, राइट। पर वो 10% का जो मेजर चंक था ना, वो सिर्फ उनको एक सीट से मिला था, जहां उनको 37-40,000 के आसपास का वोट मिला। बाकी जो 3 सीटें थी, उन तीनों को मिला भी देगा तो 20,000 वोट नहीं मिले उनको। अच्छा, तो मेजॉरिटी वोट उनको एक ही सीट पे मिला, जिसने नंबर बना दिया 10% जो भी। पर युवाओं के दिल में खास करके अब तो अगर प्रशांत किशोर को देखें ना, तो किस टाइप का, अगर हम ये मान के चलें कि उनको वोट मिलेंगे, तो किस टाइप के लोग उनको वोट देंगे।
जैसे मैंने पहले कहा, जैसे इलेक्शन होगा, कंसोलिडेशन होगा, कि एक तरफ के लोग ये मान के चलेंगे कि यार ये जीवन का हमारा आखिरी चुनाव है, बीजेपी आएगी तो सब खत्म कर देगी, वो लोग प्रशांत किशोर को वोट नहीं देंगे। राइट। प्रशांत किशोर को वोट मिलेगा हमारे जैसे, जो जिनका सोशल मीडिया का एक्सपोजर ज़्यादा है, राइट ना, जिनका एक एजुकेशन का बैकग्राउंड है, उस टाइप के लोग इन्फ्लुएंस होंगे प्रशांत किशोर। और जो बिहार का यूथ है जो अभी फर्स्ट टाइम वोटर बना है, हाँ फर्स्ट टाइम वोटर है, या बेसिकली तू कह ले जो बिहार के लिए एक फ्लोटिंग वोट आता है ना, बीजेपी का एक वोटर है, वो प्रशांत किशोर की तरफ इन्फ्लुएंस हो सकता है। राइट। पर जेडीयू का वोटर, कांग्रेस का वोटर, आरजेडी का वोटर, वो प्रशांत किशोर की तरफ इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अगर वो होना होता तो बाय इलेक्शन में वो ट्राई कर सकता था, यार चलो ट्राई करके देख, होता ना कभी कभी, चलो ट्राई करते हैं। तो बाय इलेक्शन में आपको वो उस जनता ने आपको ट्राई नहीं किया। जो एक एससी डोमिनेटेड सीट थी जहां इनको इतने वोट मिले, वो भी सिर्फ इसीलिए मिल गए क्योंकि इनका जो कैंडिडेट था वो बीएसपी का था। अच्छा। तो वो अपना एक लेगेसी लेके आ रहा था, अपने साथ एक वोट बैंक लेके आ रहा था, जिसने वोट उतनी दिला दिए। पर बाकी सीट जहां प्रशांत किशोर का दम होना चाहिए था, क्योंकि आज के डेट में उस पार्टी को प्रशांत किशोर ही चेहरा है, और कोई चेहरा नहीं है, है ना, वही लीड करते हैं, सब उसी के आसपास ही है। तो वो चीज़ वहां साबित हो गई कि अभी वो शायद इस फेज में नहीं आए हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी या एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सके। क्योंकि अगर बिहार की जनता चेंज चाहती भी है तो वो चीज देख, कभी भी जब एक इलेक्शन या एक इलेक्टोरल सिस्टम है, उसमें एक नंबर की पार्टी, एक 2, एक 3, एक 4 है, तो जब भी शिफ्ट होगा वो 1 से 2 ही होता है, या 2 से 1 होगा, वो 1 से सीधा 4 नहीं होगा। बिहार जैसे राज्य में नहीं हो सकता, दिल्ली जैसे राज्य में हो सकता है, क्योंकि पूरा अर्बन, दिल्ली पूरा अर्बनाइज्ड है, वहां हो सकता है। एक आम आदमी पार्टी आई, 2 महीने के बाद इलेक्शन हुए और 30 सीटें निकाल के चली गई। दिल्ली में सिर्फ 70 सीटें हैं, बिहार में एक पार्टी 70 सीटें जीत सकती है, या 80 सीटें जीत सकती है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो प्रशांत किशोर, ऐसा नहीं हो सकता कि चेंज अगर होगा भी तो वो एनडीए से महागठबंधन होगा, एनडीए से सीधा जन स्वराज नहीं होगा। नोबडी नोज, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पर अगर ऐसा हो गया तो मतलब ये एक हिस्ट्री हो जाएगी कि एक पार्टी जिसने शुरू करी, वो भी बिहार जैसे इतने कॉम्प्लिकेटेड राज्य में, वो सीधा इलेक्शन जीत गई। तो शायद वो सिर्फ वो फ्लोटिंग वोटर्स का ही गेम अभी खेलना चाहता है, वो, और इसीलिए वो, और बीजेपी का जो फ्लोटिंग वोटर है शायद वही वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो बीजेपी को या एनडीए को ज्यादा बैश नहीं कर रहे हैं एज अपोज टू वो तेजस्वी यादव और आरजेडी, मतलब जो महागठबंधन है उनको ज्यादा बैश कर रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी है ना। तो सोचना, अगर कोई 18-20 साल का कोई लड़का है या कोई लड़की है, वो एक सीट पे उसको 3 ऑप्शन मिले, एक तरफ कांग्रेस या महागठबंधन कोई भी, एक तरफ जेडीयू, और जहां बीजेपी का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है वहां जन स्वराज है, तो वो जो बीजेपी का या एनडीए का वोटर है उसको बहुत हिचकिचाहट होगी महागठबंधन को, वो एक गिल्टी फीलिंग आती है यार कि यार आरजेडी को कैसे वोट दे दूं मैं, एक वो फीलिंग आती है। लेकिन वो प्रशांत किशोर की तरह से देख सकते हैं कि हाँ इतना अभी कर सकता हूं मैं। वो एक्चुअली डिलेमा हुआ था मेरे साथ जब मैं महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए जब असेंबली इलेक्शन गया था, वो डिलेमा हुआ था। तो वो होता है, वो ये एक कॉन्शियस एक होता है, गिल्टी फील होता है। तो या तो वो बंदा वोट नहीं देने जाएगा कि यार, अगर मान लो बहुत ही ज्यादा त्रस्त है, बोलेगा बहाने में जाने ही जाऊंगा, या अगर वो सोच रहे जाने के लिए और वहां उसको दिख रहा है कि यार मेरे पसंद वाला कैंडिडेट तो नहीं है, तो इधर देख लूं क्या ऐसे ऐसे कानी नजरों से, तो वहां वो बटन दबा सकता है। तो इस गेम, इसी वोट के दम पे प्रशांत किशोर हैं, और इसीलिए वो मीडिया में इतने, अभी उनके पास मौका है। वो जो वोटर है जो ऐसे उनको देख रहा है, क्या वो ऐसे देख सकता है क्या सीधी आंखों से? तो ये पूरा गेम उनका ये है। दूसरा, वो जो बैशिंग भी करते हैं, राहुल गांधी की बैशिंग करते हैं या तेजस्वी यादव की बैशिंग करते हैं, वो चाहते हैं कि इनके जो वोटर्स हैं, ऐसा नहीं कि उनके सारे वोटर्स सिर्फ कास्ट और फलाना टिमका कोई सोच के देंगे, वो मुझे थोड़ा देखें या मेरी तरफ भी ऑप्शन लें। पर वो मुश्किल है क्योंकि कंसोलिडेशन इतना भयंकर होगा कि प्रशांत किशोर की तरफ उस वोटर का जाना बहुत डिफिकल्ट होगा। मतलब उनको क्लियर मेजॉरिटी तो मिल ही नहीं सकता है, मतलब क्लियर मतलब क्योंकि 243 सीट्स है, एंड आई डोंट थिंक 122 सीट्स ही हैं जीतने के लिए, और 122 सीट्स, मतलब मुझे ये लगता है कि शायद वो 243 कैंडिडेट्स खड़ा कर पाना भी एक टास्क होगा उनके लिए। अच्छा, अगर देख क्लीन इमेज, ये सब की बात सही है, अगर उनके पास रिसोर्सेज होते या सब कुछ होता तो उनके लिए 243 सबसे इजी थे अपने कैंडिडेट देना। क्यों? क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि मैं कास्ट के बारे में मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कास्ट न्यूट्रल हूँ, मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग हूँ, है ना। तो आपको ये सब गणित लगाने की जरूरत नहीं है कि अच्छा मतलब मोतिहारी की एक सीट पे इतने परसेंट ब्राह्मण है, इतने परसेंट कुर्मी है, इतने परसेंट
मुस्लिम है, ये गणित लगाने की आपको जरूरत नहीं। आप तो किसी भी रैंडम एक होता है ना, एक्सेल में डालो, एक रैंडम क्वेरी लगाओ और सेलेक्ट कर लो अपने कैंडिडेट। पर आपके पास उतने कैंडिडेट नहीं है। अगर आपके पास उतने कैंडिडेट होते तो आई एम प्रीटी श्योर प्रशांत किशोर अपने कैंडिडेट भी अनाउंस कर चुके होते। चैलेंजिंग वही होता है ना कि मैंने कर दिया, जाओ अब आओ तुम लोग, अब मेरे कैंडिडेट को बीट करके दिखाओ। उनके पास वो नहीं है। अब उनके पास लोग कैसे जा रहे हैं? मनीष कश्यप, मतलब नथिंग अगेंस्ट हिम, पर मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है जो कि बीजेपी में थे। अच्छा। बीजेपी से ऑब्वियसली उनको कुछ भाव मिला नहीं, या इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उन्होंने पाला बदला जनसुराज में चले गए। ओके। एक कोई बिहारी एक्टर है, कोई मिश्रा करके, वो जनसुराज में जा रहे हैं। तो आपके पास वो टैलेंट है ही नहीं। अगर प्रशांत किशोर के पास ऐसे लोग ही जाएंगे ना जिनको बीजेपी से सीट नहीं मिल पाएगी, या जदयू से नहीं मिल पाएगी, कांग्रेस से नहीं मिल पाएगी, उस टाइप के कुछ लोग जाएंगे, तो उनका जो पहला जो मिशन है कि क्लीन इमेज या युवा चेहरा या नए लोग, वही मिट जाएगा। तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो एक इवेंट कंपनी बन के ना रह जाए। वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं तो आग लगा दूंगा, मैं सब जीत जाऊंगा, जेडीयू 25 सीटें नहीं जीतेगी। ठीक है, ये बातें ठीक है, ये एक नॉर्मल पॉलिटिशियन करे तो समझ आता है। आप कर रहे हो तो फिर आप में और किसी और में फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या फर्क पड़ता है जेडीयू 25 जीते या ना जीते? आपका काम है कि मेरा कैंडिडेट ये है भाई, तुम आके इसको हरा के दिखाओ। और वो स्ट्रेंथ अभी उनके पास नहीं है। दूसरा, उनको एक इमेज जो उनका खराब हो सकता है, जो देखेगा तो जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ेगा तो ये चर्चा होनी चालू हो जाएगी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो एक वोट कटुआ पार्टी बन के ना रह जाए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जो 4 सीट उन्होंने लड़ी थी उसमें एक सीट थी जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट थी। ओके। जहाँ आरजेडी का कैंडिडेट हार गया और एनडीए का कैंडिडेट जीता, वहाँ इन्होंने कुछ 20,000 वोट काटे थे आरजेडी के कैंडिडेट से। अब ऑब्वियसली तुम एक मुस्लिम डोमिनेट सीट पे 20,000 वोट ले रहे हो तो बीजेपी का तो ले नहीं रहे हो, जेडीयू का ले, वो तुम आरजेडी से ही ले रहे हो। तो उस चीज़ को यूज़ महागठबंधन के लोग कर सकते हैं कि भाई संभल जाओ, ये कोई जीतने वीतने वाले हैं नहीं, ये एक वोट कटुआ पार्टी है। तो प्रशांत किशोर का छोड़, वो कितनी सीटें जीतेंगे, जो मेरा सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर वो इस इमेज को मिटा लें इस इलेक्शन में कि वो एक वोट कटुआ नहीं है, और दूसरा वो कोई इवेंट मैनेजर नहीं है सिर्फ, वो सीरियस है बिहार को लेकर। इस टाइप की फोटोज मतलब मीडिया में जो उनकी आती हैं, अगर तू देखेगा कि बारिश में वो अकेले चल रहे हैं, पैर एकदम पानी में लबलबा के पसीना गिर रहा है, ये देख के ना मुझे हंसी आई कि मतलब ये देख के मुझे लगा कि सच में जो उन्होंने कांग्रेस या शरद पवार ऐसे लोगों के साथ जो काम किया है उसका वो यूज कर रहे हैं। तो याद है वो 2024 में शायद, जो नहीं 2020 में ही जो महाराष्ट्र में इलेक्शन था, असेंबली इलेक्शन था, उसमें कोई एक सीट थी जिसमें शरद पवार भाषण देते हैं, बहुत ही इमोशनल, और पूरे बारिश में बारिश चल रही है, वो भाषण दे रहे हैं सामने लोग। उसने क्या इमेज क्रिएट करी उनकी कि लुक एट दिस मैन यार, मतलब इस उम्र में भी ये लड़ रहे हैं, जिसने उनको इतनी सीटें जिता दी। ये सेम चीज मुझे वही चीज कनेक्शन लगा कि मतलब बारिश में तुम पैदल चल रहे हो, कीचड़ में लगे हुए हैं, लसे हुए हैं पैर, और तुम स्टेज पे चढ़ के भाषण दे रहे हो। पॉलिटिकल गेम काफी और स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं थोड़ा। हाँ, तो मुझे इतना कनेक्ट इसलिए फील नहीं हो रहा क्योंकि प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स खेल रहा है। मैं उनसे उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो पॉलिटिक्स खेलेंगे जरूर, कुछ टाइम के बाद तो वही खेलना पड़ेगा, पर एटलीस्ट इनिशियली वो शायद अगर इन चीज़ों पे एक रोड मैप पे बात करते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, या बिहार का वोटर ज़्यादा कनेक्ट फील करता, जो कि मुझे लगता है आज उनके इस पूरे कैंपेन से थोड़ा गायब है। और हाँ, मतलब बैशिंग कम करें, नो नीड टू, मतलब इतना पर्सनल बैशिंग करने की जरूरत नहीं है, वरना सामने से लोग आपको भी बोलेंगे कि भैया आप भी तो तृणमूल के साथ रहे हो, आप भी एंटी हिंदू पार्टी के साथ रहे हो, आप भी डीएमके के साथ रहे हो, जहाँ जो लोग बिहारी जो वहाँ पे कोई ठेला चला रहा है, या कोई वड़ा पाव बेच रहा है, या फिर कोई पानी पूरी बेच रहा है, उसकी कुटाई कर देते हैं वो लोग। तब आप कहाँ थे? 2014 से आप भी फुल पावरफुल इंसान हो, आपने बिहार को अभी चुना जब आपको अपना पॉलिटिकल इमेज आगे बढ़ाना है। अब तब कहाँ थे आप? बिना उसके भी तो काम कर सकते थे ना। जेडीयू के वो शायद उपाध्यक्ष थे, ही वाज नेक्स्ट इन द लाइन। मतलब एक टाइम था जब नीतीश कुमार अपना एक उत्तराधिकारी मान चुके थे प्रशांत किशोर को। ओके, ही वाज अबाउट टू पास ऑन द बैटन, बट इन्होंने नहीं किया, ये वहाँ से हट गए, डिफरेंसेस हो गए इनके। तो ये इनके मीडिया का मतलब मीडिया में जो इनकी एक इमेज है, अगर तू उनको सुनेगा ना तो एक चीज़ तू ऑब्जर्व करना, ही लुक्स वेरी एग्रेसिव जब वो बात करते हैं ना, और
एक वैसे इंसान लगते हैं जो ईगो से भरे हुए हैं, बहुत ही प्राइड रहता है उनको कि मैं हूँ। अब सवाल भी उनको ऐसे किया जाता है ना कि आपको लगता है कि आप अमिताभ बच्चन से ज्यादा फेमस है? ऐसा मैंने देखा है इंटरव्यू जिसमें वो सामने से पूछते हैं, आपको कभी लगता है कि आप तो अमिताभ बच्चन से ज्यादा फेमस हैं? अरे आपको पावर की क्या जरूरत है, आप बहुत पावरफुल है। तो जब तुम आसपास ऐसा एक माहौल क्रिएट होता है ना, तो आदमी को लगता है कि मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। पर उनको ग्राउंड रियलिटी जब वो जाएंगे, जब तो एक पॉलिटिशियन के अंदर होना चाहिए ना एक डील करने की क्षमता, निगोसिएशन की क्षमता, वो थोड़ा सा आज के डेट में कम लगता है। मे भी शायद अगर वो जीत जाए तो इस चीज को दिखाएं, पर ये चीजें मेरे को लगता है बिहार के लिए उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एज अ बिहार चीफ मिनिस्टर आपका 15-20 साल का जो भी विजन हो, जो कोई भी बने, जिसको जनता चुना है, जीत जाए जिता दे, आपको सेंटर के साथ एक तालमेल रखना पड़ेगा। यू डोंट वांट अनदर अरविंद केजरीवाल इन बिहार, राइट? वो बिहार के लिए और खतरनाक ही हो जाएगा। ये चीज़ों पे मैं प्रशांत किशोर को और देखना चाहूँगा कि वो और कैसे काम करेंगे इन चीज़ों पे। और जहाँ तक रही इलेक्शन में उनको क्या होगा, मैं तो अगर वो अपना इमेज ही सिर्फ एक सॉलिड प्लेयर बन जाए इस चुनाव में कि मैं सॉलिड प्लेयर हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ रुकने के लिए, आई एम नॉट हेयर फॉर जस्ट एन इवेंट, तो मुझे लगा वो उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। सीट्स मैं उनको 10 सीटों पे अगर वो सेकंड भी आ जाए ना तो उनके लिए बड़ी चीज़ है। तो हमने बिहार के जो पॉलिटिकल इश्यूज है वो भी देख लिए, जो अभी के ऑन गोइंग इश्यूज है जो ऑन ग्राउंड है, जैसे माइग्रेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंस्टीट्यूशंस की कमी, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम एंड एवरीथिंग। तो ये जो इश्यूज है ये अभी भी बिहार के लिए बेसिक इश्यूज है, ये बेसिक इश्यूज से अभी भी बिहार उभर के नहीं आया है। तो आप बिहार को कंपेयर कैसे करते हो कोई अदर स्टेट से? और दूसरा ये चीज़ है कि ये सब बेसिक जो इश्यूज है इन सब से उठने में बिहार को कितना टाइम और लग सकता है? इस देश में एक पॉलिटिशियन है जिनका नाम है नवीन पटनायक, राइट? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे, अभी हार गए वो। ही इज़ द सोल्यूशन फॉर बिहार्स एवरी प्रॉब्लम। ओके, बेसिकली अगर मैं तुझसे कहूँ, बिहार को किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें एक नवीन पटनायक की ज़रूरत है। अ मैन जिसका एक विजन है, बहुत ही लो डेमीनर है, कोई तूफ़ानी बातें नहीं है ना, जो तू बिहार के पॉलिटिशियन से सुनता है ना, कोई देश बचाने निकला है, कोई समाज बचाने निकला है, कोई ये बचाने निकला है कि मैं ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ, कोई बड़बोला नहीं। वो बिहार में एक शब्द है बकलोली, कोई बकलोली नहीं। सिंपल एक बंदा चाहिए नवीन पटनायक जैसा। अगर तू बिहार की स्थिति आज देखे और 2000 में तू सन 2000 का तो उड़ीसा देखे तो वेरी सिमिलर। अच्छा, वेरी सिमिलर। ओके, मतलब उधर भी सेम इश्यूज थे। हाँ, देख डिजास्टर प्रॉब्लम था उनके पास, हर साल है, हर 6 महीने में कोई नया साइक्लोन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, वुमेन एम्पावरमेंट का प्रॉब्लम था, हेल्थ केयर के प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। ऑल जो बेसिक प्रॉब्लम, माइग्रेशन का प्रॉब्लम था जो आज बिहार में आज भी है, उन सब प्रॉब्लम को उन्होंने दूर किया। एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा एलिमिनेट नहीं कर दिया, लेकिन बहुत हद तक बिहार से तो बहुत आगे निकल गया उड़ीसा, राइट? ठीक है। अगर तू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखे, उड़ीसा बिहार से बहुत आगे है। लिटरेसी में देखे, ऑलमोस्ट जो नेशनल एवरेज है वहाँ उड़ीसा है। पर कैपिटा इनकम, कंट्री का अगर 1.5 लाख है पर कैपिटा इनकम, उड़ीसा का 130-140 है। अच्छा। बिहार पर आज भी 50-60 पे टिका हुआ है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन देख, FDI देख, ठीक है। एजुकेशन में उड़ीसा बहुत आगे बिहार से, हेल्थ केयर में बहुत आगे है। सिर्फ एम्स नहीं, जो स्टेट रन जो हेल्थ केयर सिस्टम रहता है उसमें भी उड़ीसा बहुत अच्छा कर रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स उड़ीसा ने कैसे दूर करी? एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, ठीक है। दूसरा, प्राइवेट और जो गवर्नमेंट का पार्टनरशिप है वो। बिहार में सब लोग बात करते हैं, तेरे को पता है बिहार में सबसे ज़्यादा डिजास्टर किस चीज़ का होता है? नहीं। बिहार में एक नदी है गंडक, हर साल वहाँ एक बाढ़ आता है उस नदी में। अच्छा। और हज़ारों किलोमीटर बाढ़ में हर साल डूबता है बिहार, हमारी फसलें खराब होती हैं। मैंने आज तक अपने किसी भी पॉलिटिशियन को ना क्लाइमेट इश्यूज पे बात करते हुए सुना ही नहीं, बिहार में खास करके कोई नहीं बात करता। क्लाइमेट जो सिचुएशंस है, स्पेशली बाढ़ की, उसको तुम कैसे दूर करोगे? बिहार में पिछले कई सालों से बारिश कम हो रही है, उस सिचुएशन को कैसे दूर करोगे? इसके लिए तुम्हारा क्या विजन है? बिहार का अपना कोई डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है या कोई पॉलिसी है? आई डोंट थिंक सो कोई है।
ये सब चीज़ें हम उड़ीसा से सीख सकते हैं। ओके। उड़ीसा ने कैसे अपना डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बनाया, कितनी जल्दी कोई भी साइक्लोन आता है वो उसे निपट भी लेते हैं, बाहर भी निकल जाते हैं, और जो डैमेज होता है उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं। बिहार में ऐसा नहीं है, ये हम उड़ीसा से सीख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है ये हम उड़ीसा से सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए सब निराशावाद का ही माहौल नहीं है। हमारे पास एक मॉडल है, उड़ीसा मॉडल। हमें एक नवीन पटनायक चाहिए, कोई बड़बोला नेता नहीं, कोई बड़ी बड़ी फिलॉसफी देने वाला नेता नहीं। बेसिकली हमें एक नेता चाहिए जो कि कॉपी पेस्ट कर सके, समझा? सिंपल कॉपी पेस्ट, एजुकेशन मॉडल कॉपी पेस्ट कर सके उड़ीसा से, डिजास्टर मैनेजमेंट कॉपी पेस्ट कर सके। सिंपल इंसान जो कि नॉर्मल काम करे और बिहार को आगे बढ़ाए। और लिटरेसी एंड एजुकेशन सिस्टम भी सब कुछ। हाँ। तुम अरे हर चीज में आपको जरूरी नहीं है कि आप कुछ अलग ही करो। आपके पास एग्जाम्पल्स है ना, देश में इतने राज्य हैं, सब आपसे कुछ ना कुछ चीज़ों में अच्छे हैं, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करो। आपको अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, दिल्ली से ले लो। आपको अच्छा इंडस्ट्रियल सिस्टम चाहिए, गुजरात, महाराष्ट्र आपके पास एग्जाम्पल है। राइट। एजुकेशन में और अच्छा चाहिए, आपके पास सदन जो हमारे स्टेट्स है वो एग्जाम्पल है। डिजास्टर मैनेजमेंट आपको सीखना है, आप उड़ीसा से सीख सकते हो। राइट। आपको पिलग्रिमेज टूरिज्म सीखना है, आपके पास यूपी या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, हाँ यूपी या फिर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, आप वहाँ से सीख सकते हो। आपको फार्मिंग में बहुत अच्छा करना है, आप पंजाब से सीख सकते हो, आप मध्य प्रदेश से सीख सकते हो। राइट। बेसिकली आपको बस कुछ सालों के लिए मानना है कि भाई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, नॉर्मल चीज़ों में काम करनी है, बकलोली कम करनी है, फालतू की डिंगे। जैसे मैंने बोला, अगर आप गरीब हो ना तो फिलोसफी नहीं जचती आप पे, आप फिलोसफी की बातें मत करो, उस फिलोसफी ने हमें बहुत बर्बाद किया। आप सिंपल नंबर्स की बात करो, आप एक मॉडल उठाओ, उसको फॉलो करो, और सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरत है। जब मैं गवर्नमेंट कहता हूँ तो सिर्फ ये नहीं कि कौन जीत के आ रहा है, गवर्नमेंट और जनता ये दोनों ही सिस्टम का पार्ट होता है। इनके बीच का रिलेशन कैसा है, जो जनता चाहती है वही बंदा बिहार को भी लीड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये स्विचिंग जो हो रही है ये बंद होनी चाहिए। तो अगर एक रे ऑफ होप अगर सच में कहीं है तो वो हमें चाहिए। वो रे ऑफ होप हमारे लिए तभी काम कर सकता है जब हमारे पास हमारा खुद का एक नवीन पटनायक हो जो बिहार को इन सब चीज़ों से एक। और तुमने टाइम की बात करी ना, अगर तू चैट जीपीटी करे ना, चैट जीपीटी से होशियार कोई नहीं आज के डेट में ना, है ना? है, मतलब बहुत सारे मॉडल है, पर चैट जीपीटी है। अगर तू चैट जीपीटी कर सिंपल कि बिहार को कितना टाइम लगेगा इनसे बाहर जाने के लिए, इट विल गिव यू अ टाइमलाइन ऑफ 15-20 ईयर्स। ये पेशेंस, इस लेवल का पेशेंस हमको चाहिए, 15-20 साल का पेशेंस। राइट। विद कंटिन्यूअस गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट और पार्टनरशिप विद पीपल। पहले तो पीपल, प्राइवेट सेक्टर तो बाद में, जनता के साथ जुड़ाव। जब हम ये चीज़ों पे काम करेंगे, हम एक मॉडल फॉलो करेंगे, हम पहुंच जाएंगे वहाँ तक। टैलेंट है हमारे पास, टैलेंट में घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें एक दिशा चाहिए और दिशा देने वाला इंसान चाहिए। दैट्स इट। तो एनडीए में सबसे पॉपुलर नेता तो मोदी जी है, राइट? तो एंड रिसेंटली वो मोतिहारी गए थे बिहार में, जहाँ पे उन्होंने 2000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था मोतिहारी के लिए स्पेशली। तो मोदी फैक्टर ये इलेक्शन में कितना इम्पैक्ट करेगा? अच्छा, जब वो 2000 का पैकेज रहता तो मुझे एक याद आया सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रशांत किशोर का एक भाषण था। तो उसमें वो कहते हैं लोगों से कि अरे मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो इंडस्ट्री की बात करते हैं तो गुजरात वाला वोट देता है, राइट? यस। जब बिहार आते हैं 5 किलो चावल का बात या राशन का बात करते हैं। ये मैंने भी सुना है। सुना ना? तो मुझे नहीं, मतलब देखना चाहिए कि प्रशांत किशोर क्या रहे, क्योंकि इस बार उन्होंने 5 किलो चावल या राशन की बात नहीं की, राइट? सच में, मतलब पैकेज की बात करें 2000 करोड़। देख, अनडाउटेड, जिसमें कोई डाउट है ही नहीं कि बिहार में एनडीए गठबंधन जो भी करेगी अच्छा करेगी। जो पेपर पे तो आज भी यही दिख रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट वापस आने वाली है बिहार में, और उसमें मोदी फैक्टर बहुत बड़ा ही काम करेगा। जो उनको जो भी वोट मिलेगा ना, उसमें अगर 3-4% मोदी जी खुद अपना ही खींच के लेके आता है, राइट, वो फैक्टर तो उनका रहेगा साथ में। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो पूरा बीजेपी का जो सबसे बड़ा जीत जो चाहते हैं, दे आर वेरी डेस्परेट
कि बिहार, इट्स हाई टाइम कि बिहार में उनका खुद का चीफ मिनिस्टर हो, जैसा उन्होंने यूपी में किया है ना। यूपी में भी ये सारी समस्याएं थी, किसी को नहीं लगता था बीजेपी जीतेगी यूपी में तो गुंडा राज बहुत ज्यादा था। हाँ, गुंडा राज बहुत था, बीजेपी जीती यूपी। किसी को नहीं, सबको लगता था अरे यार बीजेपी के पास नेता ही नहीं है यूपी में, क्या हुआ? आज योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई नेता है यूपी में? उनको तो नेक्स्ट पीएम मानने लगे लोग। दिल्ली में यही हुआ, सबको लगता अरे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो नेता ही नहीं है बीजेपी के पास। आज 5 नेता पैदा हो गए ना। राइट। जब आप जीतोगे तो नेता बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज नेता आपको दिख नहीं रहे तो नेता है नहीं, नेता है। अब एक बार जीतो, जब वो नेता काम करेगा तो आपको दिख जाएगा कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ऐसा तो यही चीजें बिहार के बारे में भी लोग यही बोलते हैं बीजेपी के बारे में कि बीजेपी पिछलग्गू है, सिर्फ जेडीयू को आगे बढ़ा रही है, उनके पास खुद का नेता नहीं है। ऐसा नहीं है। द ओनली थिंग जो मुझे लगता है जो बिहार में बीजेपी करती है, दे वांट टू स्टॉप तेजस्वी और आरजेडी महागठबंधन किसी भी कीमत पे। उसके लिए दे कैन अफोर्ड टू बी विद नीतीश कुमार। ठीक है, जो पोजीशन आज भी है बीजेपी की कि वो नहीं चाहते कि बिहार वापस उसी जंगल राज या वो वेनम सर्कस में चला जाए, क्योंकि द मोमेंट आरजेडी कम्स टू द पावर ये सारी चीजें वापस आ जाती हैं। यस। गुंडा राज, जातीय जनगणना, कास्ट पॉलिटिक्स, मतलब मेरिट ओवर ये सारे फैक्टर्स, मेरिट छोड़ दो और सब ले आओ तो वो आरजेडी आ जाती है। और जब आरजेडी आ जाएगी तो ऑब्वियसली वो पुश करेंगे, नेशनल मुद्दे बनेंगे, कांग्रेस उसका साथ देगी। तो बीजेपी ये सब चाहती नहीं है ना। तो वो पहला एजेंडा तो उनका वही है, और जिसके लिए वो नीतीश कुमार को अफोर्ड करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ भी हैं, एक कामिंग फैक्टर तो हैं, वो एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। और बीजेपी नहीं चाहती कि उनको वो पुश करे बाहर, क्योंकि दे वुड नॉट वांट कि उनके खुद के वोट टैली से 10-15% गायब हो जाए, जो कि नीतीश कुमार कर सकते हैं। राइट। इवन जो 2020 का टाइम था, जो उनका सबसे खराब टाइम था, उसमें भी वो 40 सीटें ले आते हैं, है ना। इससे बेहतर ही करेंगे वो इस चुनाव में। तो ये चीज़ है, बीजेपी वो करती है। दूसरा, बीजेपी जो मैंने बोला डेस्परेट है, पर वो डेस्परेट है कि वो चाहती है कि जो उनकी जो भी सीट शेयरिंग वो करेंगे उसमें वो कितना गेन कर सकते हैं। मतलब उसके लिए उनको ग्राउंड वर्क बहुत करना पड़ेगा, आरएसएस का हेल्प भी लेना पड़ेगा। चाहिए आरएसएस का, राइट। एंड बीजेपी एंड आरएसएस व्हेन दे कम टुगेदर वी ऑल नो व्हाट हैज हैपेंड। डेडली कॉम्बिनेशन है वो। महाराष्ट्र में तो आरएसएस और बीजेपी एक बार वो मिल गए और पूरा गेम ही बदल दिया। मतलब बिकॉज 2024 का अगर लोकसभा इलेक्शन देखे और मतलब इट वाज हार्डली 6 मंथ्स जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के पास थे, और उनका परफॉर्मेंस लोकसभा में तो बहुत बुरा था, मतलब लोकसभा सीट्स पे। करेक्ट। तो लोकसभा सीट के हिसाब से मतलब एनडीए जो जीती उसको 50 सीट या 80 सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए। दे एंड अप विनिंग पता नहीं 220 प्लस, मोर देन 200। यस। बीजेपी अकेले 133 जीत गई, है ना। तो वही चीज बीजेपी बिहार में भी दोहराना चाहती है। तो इसके लिए मोदी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिहार में मोदी आज भी सबसे पॉपुलर लीडर है। इसमें अगर किसी को शक है तो ग्राउंड पे जाके आप कर लो डिस्कशन या एक सर्वे करा लो। ही स्टिल इज द बिगेस्ट लीडर। तो वो कितना पुल करेंगे और वो एनडीए को कितना ऊपर चढ़ाएंगे, इसमें मोदी फैक्टर काम आएगा। सिर्फ 5 किलो चावल की, क्योंकि मोदी मतलब उनको तुम कुछ भी कह लो, ही इज अ मैन हु इज कनेक्टेड विद पब्लिक। जनता के साथ उनका कनेक्शन है। ही नोज कि कहाँ पे क्या बात करना है और कौन से इश्यूज कहाँ, कौन से स्टेट में कौन से इश्यूज चल रहे हैं, उनका भी वो जो पकड़ है वो बहुत अच्छा है। 2020 में शायद जो सोचते थे बिहार के बारे में वो 2025 में नहीं सोचते। 2020 कोविड काल था, उसके बैकग्राउंड में इलेक्शन हुए थे, उस टाइम पे चीजें अलग थी। आज 2025 का इलेक्शन एकदम अलग है। मैं जो एक चीज है जो मुझे लगती है कि शायद इस बार बिहार में जो पॉलिटिकल या जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन है ना जनता का, वो बहुत ज्यादा होगा। आई जस्ट थिंक, मतलब एक फीलिंग है कि इस बार जो बिहार में हमेशा बहुत कम वोटिंग होता है, इस बार वो 65 अगर क्रॉस कर दे या 65 भी चला जाए, तो मतलब बीजेपी के लिए वो एक विन विन सिचुएशन होगा। तो अभी तक बीजेपी का इतिहास देखना, जितना ज्यादा वोट होता है वो फायदा बीजेपी को मिलता है। इट्स वेरी सिंपल। जितना कम वोटिंग होगा, मतलब उनके खुद के जो कार्यकर्ता हैं या खुद के जो लोग हैं वो नहीं निकलते बाहर वोट करने के लिए, ड्यू टू एनी रीजन। इस बार बीजेपी चाहती है वो चीज तोड़ना, और शायद वो इस ख्वाब को या इस इमेजिनेशन को अपनी जनता को बेचे कि बाहर निकलो, वोट करो। आप वोट करोगे, भले ही आप कोलिशन को वोट कर रहे हो, पर अगर हम सबसे ज्यादा सीटें जीत के आए या हमारी वो स्थिति रही, वो एक तो वो क्लियर हो जाएगा जब ये सीट शेयरिंग होगा। तो आप अगर चाहोगे तो
राज्य को एक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर मिल सकता है। ये बीजेपी की कोशिश है, और यही कोशिश में मोदी जी कितना उसको हेल्प करेंगे उसी पर डिपेंड करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत सारा डेटा और इंसाइट्स मिले होंगे बिहार इलेक्शंस के रिलेटेड। आपको क्या लगता है कौन बिहार इलेक्शन जीतेगा 2025 में? आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोस, एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।